नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। तो आखिरकार तुम मुझे विदा कर ही रही हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका सिर वेक्सटरा की गोद में था और वह बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। यह उन दोनों का एक साथ आखिरी दिन था। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने एक दूसरे को विदाई का वह सुख दिया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आर्यन को खुद पर अचंभा हो रहा था कि अनगिनत बार अपना वेग वेक्सटरा के भीतर उड़ेलने के बाद भी वह अब तक इतना ऊर्जावान और जीवित कैसे है। शायद यह उस नए शरीर और दिव्य रक्त का ही प्रताप था। हाँ आर्यन, समय आ गया है। मैंने तुम्हारे उस दुनिया में पहुंचने के लिए जो पहला रास्ता पोर्टल तैयार किया था उसका समय कुछ महीने पहले ही निकल चुका है। इसलिए अब तुम्हें दूसरे तरीके से जाना होगा। वेक्सटरा ने बहुत ही कोमल स्वर में जवाब दिया। उसके हाथों की उंगलियां आर्यन के बैंगनी बालों में खेल रही थीं। पहला रास्ता तुम्हें इंसान महाद्वीप के 4 साम्राज्यों में से किसी एक छोटे से शहर में ले जाता, लेकिन अब वह द्वार बंद हो चुका है, इसलिए तुम अब एक बहुत बड़े शहर में उतरोगे। वह शहर राजधानी तो नहीं है, पर वह अपनी कई अजीब और खतरनाक चीजों के लिए बदनाम है, वेक्सटरा ने विस्तार से समझाया। ओह, तो मैं वहां खुद को कैसे ढालूंगा? मुझे शक है कि मेरे इन लुक्स के साथ मैं वहां गुमनाम रह पाऊंगा, आर्यन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा और उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वह कहीं भी जाता लोगों की नजरों से बच पाना नामुमकिन था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन पिछला इतिहास बैक स्टोरी तैयार किया है। उसकी मदद से तुम वहां के समाज में आसानी से घुल मिल जाओगे, वेक्सटरा ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान थी, वह मुस्कान जिसे आर्यन ने 1 साल की मेहनत से हासिल किया था। ये तो अच्छी बात है, बस मुझे उम्मीद है कि मेरा ये रूप वहां की सुंदरियों का ध्यान खींचने के लिए काफी होगा, आर्यन धीरे से हंसा। वेक्सटरा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह फुला लिया। पाउट। यह एक ऐसा भाव था जिसकी उम्मीद घृणा की देवी से कभी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आर्यन के साथ बिताए 1 साल ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। तुम हर उस औरत को अपने हरेम में शामिल नहीं करोगे जिसके साथ तुम सोओगे, समझे? मैं एक देवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहनें सौतने भी असाधारण और शक्तिशाली हों, उसने अधिकार जताते हुए कहा। तुमने तो मेरी राह और आसान कर दी, आर्यन खिलखिलाकर हंसा। कम से कम तुम मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं लगा रही हो। तुम एक दोहरी साधना डुअल कल्टिवेटर करने वाले साधक हो आर्यन। मैं तुम्हें शारीरिक सुख से नहीं रोकूंगी, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का आधार है। बस किसी के साथ जबरदस्ती मत करना और हर किसी पर अपना हरेम टैग मत लगा देना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हरेम की महिलाएं शक्तिशाली हों ताकि वे तुम्हारी प्रगति में मदद कर सकें। वेक्सटरा की आंखों में अब ममता और प्यार था। परेशान मत हो मेरी जान, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिन औरतों के साथ मैं सुख पाऊंगा उन्हें कभी कोई तकलीफ न हो, आर्यन ने बिस्तर से उठते हुए कहा। उसने वेक्सटरा की आंखों में झांका और पूछा, मेरे जाने से पहले एक आखिरी राउंड हो जाए? वेक्सटरा ने धीरे से सिर हिलाया। अगले 1 घंटे तक वे एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। वेक्सटरा जानती थी कि अब वे न जाने कब मिलेंगे, इसलिए वह इन आखिरी पलों को पूरी तरह जी लेना चाहती थी। प्यार के उन पलों के बाद वेक्सटरा ने उसे अंतिम निर्देश दिए। मैंने तुम्हारी साधना के स्तर को फिलहाल लेवल 1 रूट अवेकनिंग तक सीमित कर दिया है। जैसे ही तुम सोनॉक्स की दुनिया में कदम रखोगे, वहां की प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी नींव को फिर से लेवल 9 तक बढ़ा लेना। इससे तुम बहुत आसानी से अगले स्तर पर पहुंच सकोगे। इसके अलावा तुम इतने समय तक नफरत के साम्राज्य में रहे हो कि तुम्हारे भीतर प्रतिशोध की काफी ऊर्जा जमा हो गई है। मैंने उसे एक तलवार की इच्छा शक्ति स्वॉर्ड इंटेंट में बदल दिया है। जब तुम अपनी तलवार थामोगे तो तुम्हें इसका एहसास होगा, वेक्सटरा ने समझाया। उसने ये भी बताया कि उसने आर्यन की आत्मा में एक सुरक्षा कवच सील लगा दिया है जो उसे मानसिक हमलों से बचाएगा। सोनॉक्स की दुनिया में साधना के कितने स्तर हैं? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। वेक्सटरा ने विस्तार से बताया, वहां कुल 11 स्तर हैं। रूट अवेकनिंग, रूट ब्लॉसम, रूट असेंडेंट, रूट मास्टर, रूट ग्रैंड मास्टर, रूट सेंट, रूट सेज, रूट ग्रेट सेज, रूट ट्रांसेंडेंट, रूट असेंशन और अंत में स्पिरिट कोर फॉर्मेशन। इन 11 स्तरों के बाद तुम्हें और ऊंची दुनिया में जाना होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं वहां कदम रखते ही अपने साथियों के बीच एक प्रतिभाशाली योद्धा प्रोडिजी माना जाऊंगा। बेशक, तुम दिव्य यिनसार डिविनिटी कंटेंट इन एसेंस के दम पर आगे बढ़ोगे, इसलिए तुम अपनी श्रेणी के सबसे शक्तिशाली योद्धा होगे। तुम अपने से ऊपर के स्तर के योद्धाओं को भी टक्कर दे सकोगे, वेक्सटरा ने गर्व से कहा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। इतना काफी है, मैं किसी ऐसे संप्रदाय सेक्ट में शामिल हो जाऊंगा जहां चुनने के लिए बहुत सारी सुंदरियां हों। वेक्सटरा ने चिढ़कर उसे देखा, पर फिर संभल गई। मजाक छोड़ो, तुम्हें वाकई एक संप्रदाय में शामिल होना चाहिए। उस साम्राज्य में एक मशहूर संप्रदाय है जो कीमिया अल्केमी में माहिर है। तुम्हें वहीं जाना चाहिए ताकि तुम अपने मिशन के करीब पहुंच सको। आर्यन ने उसका हाथ चूमा। मैं जानता हूं प्रिय, मैं ब्रह्मांड का सबसे महान कीमियागर बनूंगा। 1 साल में उसने टॉवर के रहस्यों को काफी हद तक समझ लिया था। उसे पता था कि वहां हरेम टॉवर के अलावा अल्केमी टॉवर, स्वॉर्ड टॉवर और वॉरियर टॉवर भी हैं जो समय आने पर अनलॉक होंगे। स्नान करने के बाद वेक्सटरा ने उसे बहुत ही राजसी कपड़े दिए, एक लंबा रोब, लेदर के बाजूबंद और शानदार जूते। ये पहनावा प्राचीन और आधुनिकता का एक अनोखा मेल था। आर्यन उस पोशाक में किसी सम्राट जैसा दिख रहा था। शानदार, आर्यन ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। तुम सबसे बेहतरीन के हकदार हो मेरे पति, वेक्सटरा ने बहुत ही विनम्र आवाज में कहा। आर्यन ने वाकई उस देवी को वश में कर लिया था जिसे कोई नहीं जीत सका था। अब मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। मेरे हरेम में जगह पाने के लिए अब केवल खूबसूरती काफी नहीं होगी। जब तक कोई देवी के स्तर की नहीं होगी उसे वो टैग नहीं मिलेगा, आर्यन ने हंसते हुए कहा। होना भी यही चाहिए, वरना मैं वहां आकर तुम्हारी खबर लूंगी, वेक्सटरा मुस्कुराए। आर्यन ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक तुम वो सारी किताबें पढ़ना जो मैंने तुम्हें सुझाई हैं। उसने वेक्सटरा के माथे को चूमा। अब मुझे विदा करो, बाहर बहुत सारी सुंदरियां मेरे इस 9 इंच के ड्रैगन का इंतजार कर रही होंगी, आर्यन ठहाका मारकर हंसा। वेक्सटरा ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली आर्यन के माथे पर रखी। आर्यन को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस हुई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सोनॉक्स की दुनिया के अल्थिया साम्राज्य में स्थित काप्रात शहर की एक तंग और कबाड़ से भरी कोठरी में एक व्यक्ति आग्रहित कड़ाही कॉल्ड्रन के पीछे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पर बेहद संतुष्ट मुस्कान थी। पहली नजर में ऐसा लगता था कि उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन अगर कोई उसे छूकर देखता तो पता चलता कि वह शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था।
हाँ, वह आदमी मर चुका था। उसका नाम जेम्स होगन था, जिसे पूरा कापरात शहर निर्लज कीमियागर शेमलेस अल्केमिस्ट के नाम से जानता था। जेम्स दिमाग का बहुत तेज था, पर उतना ही बेशर्म भी। वह किसी भी मुसीबत से निकलने का रास्ता जानता था, लेकिन इस बार उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। कुछ ही दिनों में शहर के कुछ चुनिंदा कीमियागरों को एक अमीर व्यापारी की बीमार बेटी का इलाज करने के लिए बुलाया जाने वाला था। व्यापारी ने घोषणा की थी कि जो उसकी बेटी को ठीक करेगा वह उससे शादी कर सकेगा। जेम्स, जो हमेशा ताक में रहता था, उसने जल्दबाजी में एक ऐसी यौन शक्तिवर्धक गोली सेक्स एनहांसमेंट पिल बनाने की कोशिश की जिससे वह उस लड़की को पूरी तरह अपना दीवाना बना सके। लेकिन अधिक मेहनत और उत्तेजना के कारण गोली पूरी होने से पहले ही उसके दिल ने साथ छोड़ दिया। वह अपनी वासना भरी योजनाओं के साथ ही परलोक से धार गया। अचानक उस कमरे के बीचों बीच हवा में एक दरार पैदा हुई और उसमें से सफेद बैंगनी बालों वाला एक युवक सीधे जमीन पर आ गिरा। आर्यन केन जेम्स होगन की लाश से कुछ ही दूरी पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल नए और अनजान माहौल में पाया। अपनी दृष्टि साफ करने के बाद वह खड़ा हुआ और उसकी नज़र सामने पड़े जेम्स के शव पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, जेम्स की यादों का एक सैलाब आर्यन के दिमाग में उमड़ पड़ा। जेम्स होगन, हाँ, तो वेक्सटरा ने मेरे लिए यह पहचान चुनी है, आर्यन ने अपना सिर झटकते हुए कहा। अब उसके पास जेम्स की सारी यादें थीं, जिसका मतलब था कि वह इस शहर, साम्राज्य और यहाँ के तौर तरीकों को अब अच्छी तरह जानता था। उसने वाकई सब कुछ प्लान किया था। आर्यन अभी जेम्स के करीब जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में सिस्टम टॉवर के संदेश गूंजने लगे। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए जेम्स की लाश के पास ही बैठ गया। बधाई हो, आपने घृणा की देवी को मुस्कुराने का पहला मिशन पूरा कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुरस्कार प्राप्त हुए प्रिमोर्डियल अल्केमी रिकॉर्ड्स, प्रिमोर्डियल जेनेसिस स्वॉर्ड आर्ट, इन्फिनिटी कल्टिवेशन आर्ट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने पहले ही केस ड्रैगन की विरासत और हरेम सिस्टम अनलॉक कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बधाई हो, आपने दूसरा मिशन पूरा किया और 10,000 टॉवर पॉइंट्स प्राप्त किए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्टोक रूट ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद खुलेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरी फिल्मों की कहानियां हकीकत से उतनी भी दूर नहीं थी, आर्यन बुदबुदाया और अगले संदेशों की ओर बढ़ा। बधाई हो, आपने तीसरा मिशन पूरा किया, 50,000 टॉवर पॉइंट्स और 2 अद्वितीय एसएसएस रैंक कौशल प्राप्त हुए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एसएसएस रैंक कौशल, ये तो कमाल है, आर्यन ने सोचा, पर उससे पहले उसने हरेम सिस्टम के नए फीचर्स को देखा। टेलीपैथी, अब वह अपने हरेम की सदस्यों से मन ही मन बात कर सकता था। प्रदान बस्टोक, वह अपनी किसी भी शक्ति को अपनी पत्नियों को दे सकता था। ग्रहण टेक, वह अपनी पत्नियों के कौशलों में से 2 अतिरिक्त कौशल खुद ले सकता था। लाभ, जैसे जैसे हरेम बढ़ेगा आर्यन की आत्मा और भी शक्तिशाली होगी और उसकी पत्नियों की साधना का कुछ हिस्सा उसे भी मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। क्या इसका मतलब है कि मैं अब वेक्सटरा से बात कर सकता हूँ? आर्यन ने उत्साह से पूछा। जी मालिक, लेकिन वर्तमान स्तर पर आप हर 100 दिनों में केवल 5 मिनट ही बात कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उस जादुई जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर नफरत के साम्राज्य में वेक्सटरा अपने बिस्तर पर बैठी एक उपन्यास पढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पेट के निचले हिस्से पर एक कंपन महसूस हुआ। वहां एक टॉवर का टैटू उभर आया था। इससे पहले कि वह समझ पाती, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। लेस देन, मेरी प्यारी देवी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ग्रेटर देन, आर्यन, वेक्सटरा के मुंह से निकला। लेस देन, हाँ, मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द मेरी आवाज सुनाई देगी। ग्रेटर देन, आर्यन ने शेखी बघाते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? तुम नश्वर लोक में हो और मैं देवलोक में। वेक्सटरा हैरान थी। लेस देन, मेरे पास टॉवर है जान। वैसे हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है हर 100 दिन में। तो बस ये चेक कर रहा था कि यह काम करता है या नहीं। और हाँ, एक मरे हुए कीमियागर के पास भेजने के लिए शुक्रिया, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था। ग्रेटर देन, आर्यन मुस्कुराया। तुम्हें एक पहचान चाहिए थी और एक मरे हुए कीमियागर का अज्ञात चेला डिसाइपल बनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। वेक्सटरा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेस देन, ठीक है वैक्स, मैं अब काम पर लगता हूँ। ये 5 मिनट कीमती हैं, फिर बात होगी, बाय। ग्रेटर देन, आर्यन ने कनेक्शन काट दिया, पर वेक्सटरा के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ गया। उसे आर्यन से बिछड़े कुछ ही देर हुई थी, पर वह अभी से उसे याद करने लगी थी। करोड़ों सालों बाद उसकी आंखों में जिंदगी वापस आई थी। वापस कोठरी में आर्यन ने अपना ध्यान उन एसएसएस रैंक कौशलों की ओर लगाया जो उसे पुरस्कार में मिले थे। वह ये जानने के लिए बेताब था कि ये शक्तियां उसे इस नई दुनिया में कितना महान बनाएंगी। जब आर्यन को टॉवर से तीसरा क्वेस्ट पूरा करने का इनाम मिला था तो उसमें 50,000 टॉवर पॉइंट्स और 2 गुप्त पुरस्कार शामिल थे। उस समय वह वेक्सटरा के साथ अंतरंग होने में इतना मग्न था कि उसने इन पुरस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब वह अपनी नई दुनिया के मिशन की शुरुआत करने जा रहा था, उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, एक महान कीमियागर अल्केमिस्ट के रूप में उभरना, कीमिया के देवता के करीब पहुंचना और उसे खत्म करना। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा आकर्षण वह सुख था जिसे पाने के लिए उसने ये सौदा किया था। 34 साल तक जिस शारीरिक सुख से वह वंचित रहा था, अब वह उसे जी भर के भोगना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुप्त पुरस्कार इतने शक्तिशाली होंगे। जब उसने पहले एसएसएस रैंक कौशल का विवरण पढ़ा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कौशल का नाम दैवीय रसिक स्पर्श, डिवाइन पर्वत टच। श्रेणी रैंक एसएसएस। प्रभाव, उत्तेजक स्पर्श, अराउजल टच। जब आप किसी स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उसे उत्तेजित करने की 100% संभावना होगी। यदि वह आपको चाहती है तो एक साधारण स्पर्श भी उसे सुख के चरम क्लाइमैक्स तक पहुंचा सकता है। असुर स्पर्श, डेमन टच। यदि आप किसी पुरुष को स्पर्श करेंगे या प्रहार करेंगे तो उसे होने वाला दर्द 1000 गुना बढ़ जाएगा। यह आपकी कल्पना पर निर्भर करता है, एक हल्का सा थप्पड़ भी उसे नरक जैसी यातना का अनुभव करा सकता है। बस थोड़ा संभल कर, बेचारे की जान मत ले लेना। हाँ, वाह, ये तो कमाल की चीज है, आर्यन मुस्कुराया। अब वह केवल एक स्पर्श से किसी भी सुंदरी को अपना दीवाना बना सकता था। इस हिसाब से तो मैं कीमियागर से बेहतर एक मसाज आर्टिस्ट बन जाऊंगा। वह पागलों की तरह ठहाका मारकर हंसा। उसकी आवाज उस पुरानी कोठरी में गूंज उठी। ये कौशल उसके नए जीवन के लिए सबसे सटीक हथियार था। और यह असुर स्पर्श, सिर्फ एक थप्पड़ और हजारों गुना दर्द। अब मुझे तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कुटिलता से सोचा। वह अब समाज में घुलने मिलने और कुछ बदकिस्मतों पर इस शक्ति को आजमाने के लिए बेताब था। फिर वह दूसरे एसएसएस रैंक कौशल की ओर बढ़ा। कौशल का नाम कामसुख की 10,000 विधियां, 10,000 वेज ऑफ प्लेजर मैनुअल। श्रेणी रैंक एसएसएस। प्रभाव, आपके ड्रैगन में दौड़ते रक्त के साथ ऐसी कोई योनि नहीं जिसे आप संतुष्ट न कर सकें। अब आपके पास किसी भी प्रजाति की स्त्री को सुख देने की 10,000 अलग अलग शैलियां हैं।
चाहे वह इंसान हो, एल्फ हो, ड्रैगन हो, असुर हो या अप्सरा, जब तक वह स्त्री है आप उसे बिना डरे सुख के शिखर तक ले जा सकते हैं। शुभकामनाएं। ये तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा शाप निकला, आर्यन ने विवरण को दोबारा पढ़ते हुए कहा। वह खुद को ये समझाने लगा कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों का हकदार है। उसके पास अब वो तकनीकें थीं जो किसी देवता के पास भी नहीं होंगी। इसके बाद उसने उन इनामों को देखा जो उसे पहले क्वेस्ट से मिले थे, तलवारबाजी की तकनीक, कीमिया के रिकॉर्ड्स और साधना की विधि। उसने तुरंत अपना स्टेटस पेज खोला। नाम आर्यन केएंत, उम्र 18, रक्तवंश प्रिमोडियल केस ड्रैगन, साधना रूट अवेकनिंग लेवल 1/9, मानसिक शक्ति 120, स्पिरिचुअल शक्ति 200, टॉवर पॉइंट्स 60,000, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 10। अभी बहुत काम बाकी है, आर्यन ने कहा। वेक्सटरा ने उसकी साधना को सीमित कर दिया था ताकि उसकी नींव मजबूत रहे। उसने टॉवर स्टोरेज से प्रिमोडियल इन्फिनिटी कल्टिवेशन आर्ट की किताब निकाली और उसे अपने माथे से छुआ। किताब रोशनी के कणों में बदलकर उसके दिमाग में समा गई। बधाई हो, आपने सेलेस्टियल ग्रेड की साधना तकनीक सीख ली है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डिंग, आपकी साधना की गति 4000% बढ़ गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में वह लेवल 1 से लेवल 9 तक पहुंच गया और उसका ब्रेक थ्रू हो गया। वह अब रूट ब्लॉसम के तीसरे लेवल पर था। उसकी ताकत, फुर्ती और स्टेमिना कई गुना बढ़ चुके थे। नया स्टेटस, साधना रूट ब्लॉसम लेवल 3/9, शारीरिक ताकत 95, फुर्ती 95, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 170। अब बारी है कीमिया एल्केमी की। मुझे उस व्यापारी के संदेशवाहकों के आने से पहले सब कुछ सीख लेना चाहिए। आखिर गुरुजी तो चल बसे, अब उनके इस बेशर्म चेले को ही कमान संभालनी होगी। आर्यन ने बगल में पड़ी जेम्स होगन की लाश को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आर्यन केएंत ने कांपते हाथों से दूसरी रहस्यमय पुस्तक उठाई जिसका शीर्षक था प्रिमोडियल अल्केमी रिकॉर्ड्स। पिछली साधना पुस्तक में केवल जटिल चित्र और रेखाएं थीं, लेकिन ये किताब शब्दों के महासागर से भरी हुई थी। उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। उसने पहले पन्ने की इबारत को ऊंची आवाज में पढ़ा, कीमिया की कला, पिल सेलेस्टियल के विंसेज द्वारा रचित। जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, सुनहरे अक्षरों में लिखी पंक्तियां उसके सामने नाचने लगीं। यह उस इकलौते पिल सेलेस्टियल की विरासत है जिसने कभी इस ब्रह्मांड की धूल को छुआ था। इसमें एक नौसिखिया नॉवस्ट से लेकर कीमिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। जो भी इस नियति का स्वामी बनेगा, यदि वह योग्य हुआ, तो वह कीमिया की दुनिया में एक नया इनकलाब लाने में सक्षम होगा। शुभकामनाएं। और सदैव एक बात याद रखना, वह गोली पिल तब तक गोली नहीं है जब तक वह 100% शुद्ध प्योर न हो। 100% शुद्धता, ये तो सुनने में ही बहुत प्रभावशाली लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह महान विभूति असल में कैसी रही होगी। आर्यन ने बुदबुदाते हुए किताब को अपने माथे से छुआ। पिछले अनुभव की तरह ही किताब हजारों सुनहरे कणों में बिखर गई और उसके माथे के भीतर समा गई। लेकिन इस बार एहसास कुछ अलग था। ये क्या बकवास। आर्यन अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसका सिर चकराने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उबलता हुआ लावा उसके दिमाग की नसों में डाल दिया गया हो। वह पीछे की ओर गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। जब वह बेहोश पड़ा था, तब स्तन कोठरी में कुछ जादुई घटनाएं घटीं। उसके माथे पर अचानक एक अग्नि का फ्लेम टैटू उभरा, जो कुछ सेकंड तक ढकने के बाद गायब हो गया। उसके ठीक बाद एक कड़कती बिजली थंडरबोल्ट का निशान वहां चमका और विलीन हो गया। आर्यन पूरे एक दिन तक वहां बेसुध पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसका सिर दर्द से बुरी तरह फट रहा था। उसने अपनी धुंधली नजरों को साफ किया और देखा कि उसके सामने टॉवर के संदेशों की कतार लगी थी। बधाई हो, आपने प्रिमोडियल अल्केमी रिकॉर्ड्स सीख लिया है। आपका अल्केमी क्लास अब अनलॉक हो चुका है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने संपूर्ण ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपके वर्तमान निम्न स्तर के कारण अभी आप केवल पहले रिकॉर्ड पिल नौसिखिया पिल नॉवस तक ही पहुंच सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें गोलियां बनाने की बुनियादी विधियां, कुछ गुप्त रेसिपीज और अग्नि नियंत्रण फ्लेम कंट्रोल की सर्वश्रेष्ठ तकनीकें शामिल हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अगला संदेश था। आपको एक अद्वितीय पिल फ्लेम प्राप्त हुई है, 9 कलर केस फ्लेम, 9 कलर केओस फ्लेम। वर्तमान में यह अर्थ ग्रेड पर है और केवल इसकी पहली शक्ति ब्लू वॉइड फ्लेम अनलॉक हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 120 अलग अलग गोलियां, वो भी 100% शुद्धता के साथ। ये तो बहुत बड़ा काम है, पर कम से कम अब मेरे पास एक शुरुआत है। आर्यन ने अपने सिर के दर्द को सहलाते हुए कहा। पर असली समस्या अब सामने आई। लेकिन मैं जड़ी बूटियां और सामग्री लाऊंगा कहां से? इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मेरा यह मरा हुआ गुरु जेम्स होगन। यादों के हिसाब से ये तो कंगाल था। आर्यन ने लंबी सांस ली। जेम्स होगन की यादें उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। जेम्स बेहद चालाक और बेशर्म था, पर अमीर बिल्कुल नहीं। ओह रुको, गुरुजी इतने भी कंजूस नहीं थे। आर्यन की आंखों में चमक आई जब उसने जेम्स की उंगली में एक स्पेशल रिंग देखी। उसने तुरंत वह अंगूठी उतारी। चूंकि उसके पास जेम्स की यादें थी, उसे पता था कि इसे कैसे खोलना है। शानदार, इसमें पर्याप्त सामग्री है जिससे मैं एक T0Q गैदरिंग पिल बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। आर्यन किसी अनुभवी मास्टर की तरह बोलने लगा। उसे खुद पर अचंभा हुआ, तो उसने टॉवर से पूछा, टॉवर, मैं अचानक कीमिया के किसी जीनियस की तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ? मालिक, आपने रिकॉर्ड्स को सीधे अपने दिमाग में आत्मसात किया है। आप थ्योरी में अब सबसे श्रेष्ठ हैं, बस आपके हाथों को अभ्यास प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गया। आर्यन मुस्कुराया। उसने कड़ाही कॉर्डन के पास जाकर जेम्स की बनाई हुई उस आखिरी गोली को उठाया, एक यौन शक्तिवर्धक गोली जिसकी शुद्धता केवल 50% थी। बेचारा गुरुजी, व्यापारी की बेटी को खुश करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा था, पर यह गोली तो कूड़ा है। आर्यन ने उसे मसलकर धूल बना दिया। उसने बगल में पड़ी जेम्स की मुस्कुराती हुई लाश को देखा। मैं तुम्हें बाद में दफनाऊंगा मास्टर, अभी देखो कि तुम्हारा यह अज्ञात चेला गोलियां कैसे बनाता है। आर्यन ने जड़ी बूटियां निकाली और हाथ लहराया। अचानक उसकी हथेली पर एक नीली आग दहक उठी। टॉवर, इस ब्लू वॉइड फ्लेम के बारे में कुछ बताओ। मालिक, यह एक दुर्लभ और रहस्यमय आग है। यह अपनी शुद्धता और नियंत्रण के लिए ब्रह्मांड भर में मशहूर है। ये गोलियों को इतनी बारीकी से रिफाइन करती है कि अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज जलकर राख हो जाती हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन ने अपनी हथेली पर नाचती उस नीली आग को देखा। उसे एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास महसूस हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्यू गैदरिंग पिल से। उसने कड़ाही को गर्म किया। उसे ऐसा लगा जैसे वह आग को नियंत्रित करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसने पहली सामग्री अंदर डाली। अद्भुत, इस मोटे शरीर के साथ भी मैं कड़ाही के अंदर सब कुछ साफ देख पा रहा हूँ। नीली आग ने जड़ी बूटियों के अर्क एसेंस को निचोड़ना शुरू किया। एक एक करके उसने 12 सामग्रियां डाली।
जैसे जैसे सामग्री बढ़ी उसे नियंत्रण करना मुश्किल लगा, पर उसके दिमाग में मौजूद रिकॉर्ड्स ने उसे सही दिशा दिखाई। 5 मिनट बाद उसने कंडेंसिंग तकनीक का उपयोग करके गोली को आकार देना शुरू किया। अब अशुद्धियों को जलाने का समय है। आर्यन ने पूरी एकाग्रता के साथ आग की तीव्रता बढ़ाई। मैं वाकई पैदाइशी जीनियस हूँ, उसने खुद की तारीफ की। मालिक वाकई एक अल्कमी जीनियस है, टॉवर ने मक्खन लगाया। आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हुई। मुझे पता था टॉवर, तुम टैलेंट की कदर करते हो। तभी कड़ाही से एक हल्का सा पफ हुआ और काला धुआं निकला। आर्यन ने उत्सुकता से अंदर देखा। वहां एक टेढ़ी मेढ़ी गहरे रंग की बदसूरत गोली पड़ी थी। उसने उसे उठाकर देखा। वह बेजान और फीकी थी। आपने सफलतापूर्वक गोली बना ली है। ग्रेड T0 क्वालिटी बेहद खराब हुआ। शुद्धता प्योरिटी 12%। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन एक पल के लिए सन रह गया और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। 12% शुद्धता और मैं खुद को जीनियस कह रहा था। लगता है रास्ता अभी बहुत लंबा है। अपनी पहली कड़वाहट भरी और बदसूरत 12% शुद्धता वाली गोली को देखने के बाद आर्यन ने तुरंत दूसरा प्रयास शुरू नहीं किया। वह एक अनुभवी फिल्म निर्देशक की तरह अपनी गलतियों का विश्लेषण करने लगा। उसने उस बेकार गोली को जेम्स होगन की स्पेशल रिंग में रख दिया और फिर उसका ध्यान अपने उस बेशर्म गुरु की ठंडी पड़ी लाश पर गया। चलो मास्टर, कम से कम तुम्हें सम्मान से विदा तो कर दूं, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। वह दूसरे कमरे में गया और एक साफ सफेद कपड़ा लेकर आया। उसने जेम्स के शरीर को उसमें लपेटा और उसे कंधे पर उठाकर कोठरी से बाहर ले आया। आर्यन ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। जेम्स को वहां धीरे से रखते हुए उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन उसके मन में अजीब सी हलचल थी। वह जेम्स की यादों पर निर्भर था, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वाकई अपने किसी करीबी को विदा कर रहा हो। उसने कब्र पर मिट्टी डालते हुए कुछ शब्द कहे। मास्टर, हम कभी जीते जी नहीं मिले, पर इस दुनिया में तुम ही मेरे गुरु हो। तुम्हारा वह सपना, उस व्यापारी की बेटी वाला, वह अब मेरा है। अगर वह लड़की सच में मरने लायक खूबसूरत है तो यकीन मानो, जब मैं उसके साथ बिस्तर पर रसिक खेल खेलूंगा तो वह तुम्हारा नाम याद करेगी। एक चेले का यही फर्ज है कि वह अपने गुरु की अधूरी इच्छाओं को पूरा करे। आर्यन वहां से हटा, पर वह तुरंत घर के अंदर नहीं गया। वह टहलते हुए पास की एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियां आपस में उलझकर एक प्राकृतिक शामियाना बना रही थीं। हवा इतनी शुद्ध और ठंडी थी कि फेफड़ों को सुकून मिल रहा था। वाह मास्टर, रहने के लिए जगह तो तुमने कमाल की चुनी थी, आर्यन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। यहाँ की हवा में जहर नहीं है। पृथ्वी पर तो सांस लेना भी बीमारी को दावत देना था। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग ने वहां का नरक बना दिया था, पर यहाँ की हवा में पोषण है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि जब वह ताकतवर बन जाएगा तो वह पृथ्वी के उन लोगों को जरूर मजा चखाएगा जिन्होंने दुनिया को बर्बाद किया। दोपहर का वक्त पहाड़ी की खूबसूरती में बिताने के बाद वह वापस अपनी कोठरी में लौटा। इस बार उसने तुरंत सामग्री नहीं उठाई। उसने टॉवर की सलाह मानी और खाली कड़ाही कॉल्ड्रन पर अपनी नीली आग को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। अग्नि नियंत्रण ही सब कुछ है, उसने खुद से कहा। उसके पास सामग्री के अब केवल 2 ही सेट बचे थे और वह और ज्यादा बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह फिलहाल पूरी तरह कंगाल था। जेम्स ने अपना सारा पैसा उस यौन शक्तिवर्धक गोली की रेसिपी खरीदने में फूंक दिया था। अब आर्यन की उम्मीद केवल उन गोलियों पर टिकी थी जिन्हें बनाकर वह कापरात शहर के बाजार में बेच सके। जेम्स की यादों के अनुसार कापरात शहर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। वहां 40% शुद्धता वाली T0 गोली 200 स्वर्ण मुद्राओं गोल्ड कॉइन्स में बिकती थी, जो एक स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। शहर में अब तक की सबसे श्रेष्ठ गोली 94% शुद्धता वाली थी, जिसे डिवाइन पैलेस सेक्ट के महान कीमियागरों ने बनाया था। 94%। अगर मुझे अपनी विरासत को सही साबित करना है तो मुझे 100% तक पहुंचना होगा, आर्यन ने संकल्प लिया। मालिक, आप शायद इस बार कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भर रहे हैं, पर आपके आत्मविश्वास को सलाम, टॉवर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम किसकी तरफ हो टॉवर? आर्यन ने चिढ़कर पूछा। उसने अपनी नीली आग सुलगाई और दूसरी बार सामग्री डाली। इस बार उसके हाथ पत्थर की तरह स्थिर थे। उसने हर जड़ी बूटी के अर्क को इतनी बारीकी से निकाला कि कड़ाही के अंदर से एक हल्की मधुर खुशबू आने लगी। उसने तापमान को न तो बहुत बढ़ने दिया और न ही कम होने दिया। अशुद्धियों को जलाते वक्त उसने अपनी पूरी एकाग्रता झोंक दी। पूरे 50 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद कड़ाही के अंदर से एक हल्की रोशनी फूट पड़ी। आर्यन ने ढक्कन हटाया और वहां एक चमकदार, चिकनी और गोल गोली को देखा। बधाई हो मालिक, ये 75% शुद्धता वाली गोली है। एक जबरदस्त सुधार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आई, पर वह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से अभ्यास किया। वह घंटों तक आग के साथ खेलता रहा, उसकी एक एक लपट को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाना सीख गया। फिर उसने आखिरी सामग्री उठाई। इस बार उसे 45 मिनट लगे। डिंग, आपने सफलतापूर्वक क्यू गैदरिंग पिल बनाई है। ग्रेड T0 क्वालिटी उत्कृष्ट एक्सेलेंट। शुद्धता 91%। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब उसके पास बेचने के लिए एक बेहतरीन माल था। वह कुछ देर आराम करने ही वाला था कि उसे अपनी अगली चुनौती याद आई, स्वॉर्ड्समैन सब क्लास को अनलॉक करना। लेकिन जैसे ही उसने तलवारबाजी की किताब को छुआ, जो हुआ वह उसके लिए पूरी तरह चौंकाने वाला था। आर्यन को मिले पहले क्वेस्ट के 5 इनाम उसकी किस्मत बदलने के लिए काफी थे। पहला हरेम सिस्टम था, जिसने उसे देवलोक की एक देवी से सीधे संपर्क की शक्ति दे दी थी, भले ही वह हर 100 दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए हो। पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नश्वर ऐसा दावा नहीं कर सकता था कि उसके पास सीधे किसी देवता से सलाह लेने का ओवरपावर्ड सिस्टम है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। उसे जो साधना तकनीक मिली थी उसने उसे बाकी दुनिया से मीलों आगे खड़ा कर दिया था। शुरुआत में आर्यन केवल इसलिए साधना कर रहा था क्योंकि विक्सटरा ने उसे अपनी नींव मजबूत करने की सलाह दी थी। लेकिन जैसे ही प्रिमोर्डियल इन्फिनिटी कल्टिवेशन आर्ट उसके प्रिमोर्डियल केस ड्रैगन रक्तवंश के साथ विलीन हुई, खेल पूरी तरह बदल गया। अब उसे दूसरों की तरह एक एक लेवल पर अपनी नींव बनाने के लिए महीनों मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसका ड्रैगन रक्तवंश और उसकी शारीरिक संरचना उसे लेवल बढ़ने के साथ साथ खुद ब खुद एक पत्थर जैसी मजबूत नींव प्रदान कर रही थी। अब उसकी तरक्की की राह में कोई बॉटलनेक रुकावट नहीं था। आर्यन चाहता था कि वह यहीं बैठकर रूट मास्टर स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन टॉवर ने उसे रोक दिया। मालिक, अभी आपका शरीर गर्म लोहे की तरह है जिसे ढला जा सकता है। अगर आप अभी केवल साधना पर ध्यान देंगे और तलवारबाजी की बुनियादी बारीकियों को अपनी हड्डियों में नहीं उतारेंगे तो बाद में आप कभी एक महान तलवारबाज नहीं बन पाएंगे। टॉवर की इस सलाह ने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, पर जैसे ही मैं तलवार में महारत हासिल कर लूंगा, मैं अपनी साधना की गति को बेकाबू कर दूंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सोच अभी भी पृथ्वी के उन उपन्यासों जैसी थी जहां नायक रातों रात शक्तिशाली बन जाता है। पर उसे याद आया कि उसके पास बढ़ने का एक और मजेदार रास्ता है, सुंदरियों के साथ दोहरी साधना।
यह उसके लिए विन विन स्थिति थी। उसने प्रिमोर्डियल जेनेसिस स्वॉर्ड आर्ट की किताब निकाली। इसके कवर पर लिखा था जेनेसिस शुरुआत। पन्ना पलटते ही शब्दों का जादू शुरू हुआ। तलवार का मार्ग कठिन और घातक है, पर यह उनके लिए है जो अपनी नियति खुद लिखने का साहस रखते हैं। मैंने अरबों सालों तक इस मार्ग पर चलकर स्वॉर्ड नोविस से वन विद द स्वॉर्ड तलवार के साथ एक का किताब पाया। तलवार केवल एक हथियार है, लेकिन एक सच्चे तलवारबाज के हाथ में यह विधाता की उंगली बन जाती है। शुभकामनाएं। काव्यात्मक है पर दमदार है, आर्यन बुदबुदाया। उसे ये शब्द जाने पहचाने से लगे। उसने किताब को अपने माथे से छुआ और वह उसके भीतर समा गई। इस बार वह बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसके सामने एक बड़ा संदेश चमका। प्रिमोर्डियल जेनेसिस स्वॉर्ड आर्ट पढ़ी गई। टॉवर आपकी क्षमता का विश्लेषण कर रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। योग्यता पूरी हुई। रूट ब्लॉसम कल्टिवेशन, ओके। स्वॉर्ड इंटेंट, ओके। स्वॉर्ड ऑरा, ओके। 16-20 के बीच, ओके। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बधाई हो, आपने स्वॉर्ड टावर की विरासत हासिल कर ली है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अगले ही पल एक चेतावनी आई जिसने उसे पसीना पसीना कर दिया। अफसोस, तलवार पर आपकी पकड़ अभी बेहद दयनीय पिटिफुल है, इसलिए आप अभी स्वॉर्ड टावर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको स्वॉर्ड माइंड की पहली तकनीक प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान रैंक नौसिखिया नोवस। स्वॉर्ड टावर अनलॉक करने के लिए ग्रैंड मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना अनिवार्य है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उफ, बाल बाल बचा। आर्यन ने ठंडी सांस ली। अगर उसने साधना पर ही ध्यान दिया होता तो वह इस महान विरासत को कभी अनलॉक नहीं कर पाता। उसने टॉवर का शुक्रिया अदा किया और अपनी स्वॉर्ड माइंड तकनीक पर ध्यान दिया। स्टेटस तलवारबाजी। स्वॉर्ड और बी रैंक के वह अनोखी ऊर्जा है जो आपकी तलवार को घेरे रहती है और घातक प्रहार करने में मदद करती है। स्वॉर्ड इंटेंट ए रैंक। आपने घृणा और प्रतिशोध की इच्छा शक्ति को जागृत किया है। तलवार के साथ आप इसे विनाशकारी बना सकते हैं। स्वॉर्ड माइंड तलवारबाजी के मार्ग का पहला कदम। इसमें आपको अपने दिमाग को ही अभ्यास का मैदान बनाना होगा। ये स्वॉर्ड माइंड सुनने में थोड़ा फीका लग रहा है, आर्यन ने कहा। पर टॉवर ने उसे आजमाने की सलाह दी। आर्यन ने जेम्स होगन की स्पेशल रिंग से एक पुरानी तलवार निकाली। जैसे ही उसने तलवार को हाथ में लिया, उसे अपने और उस लोहे के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने तलवार को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ते हुए उसे एकटक देखना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। उसे तलवार के भीतर से एक धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे तलवार के पास अपना दिल हो। उसके दिमाग में हजारों युद्धों के दृश्य कौंधने लगे, महान योद्धा, खून से सनी तलवारें और उनकी अजय इच्छा शक्ति। वह सब ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाने लगी। उसे महसूस हुआ कि तलवार की धार अब उसकी अपनी हड्डियों में उतर आई है। समय जैसे रुक गया था। पूरे 4 दिन तक आर्यन उसी मुद्रा में बैठा रहा। न भूख न प्यास, बस वह और उसकी तलवार। उसकी आत्मा तलवार की नफरत भरी ऊर्जा को तराश रही थी। वह अपनी साधना और तलवार के जुड़ाव को इतना गहरा कर रहा था कि वह एक पैदाइशी जीनियस जैसा लग रहा था। जब 4 दिन बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पड़ी तलवार से एक हल्की नीली रोशनी ब्लू और निकल रही थी, जो किसी आग की लपट की तरह नाच रही थी। बधाई हो मालिक, तलवार के प्रति आपकी समझ बहुत मजबूत हुई है। वर्तमान प्रगति 45%। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आई। लगता है मुझे औरतों के अलावा तलवार से भी प्यार हो गया है। मायरातिस इंसानों का महाद्वीप है। सोनोक्स की विशाल दुनिया में कई प्रजातियां रहती हैं, लेकिन इंसानों का दबदबा अलग ही है। यहाँ इंसानों के 4 शक्तिशाली साम्राज्य हैं, जिनमें से एक अल्थिया साम्राज्य है। कापरात शहर इसी साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा है, जिस पर शक्तिशाली अल्थिया परिवार का शासन है। कापरात शहर भले ही राजधानी नहीं है, लेकिन यहाँ की चकाचौंध और व्यापारिक ताकत किसी से कम नहीं है। यहाँ कई रसूखदार व्यापारी परिवार रहते हैं, जिनमें एल्डफोर्ड परिवार सबसे अग्रणी है। उनके पास नीलामी घर, बड़े व्यापार और ऐसी सेवाएं हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। एल्डफोर्ड परिवार के मुखिया जॉन एल्डफोर्ड एक रसूखदार व्यक्ति हैं जिनकी कई पत्नियां और बच्चे हैं। उनकी तीसरी पत्नी सिंथिया जॉन की सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। उनकी इकलौती बेटी है लिलियन एल्डफोर्ड। लिलियन एक अद्भुत प्रतिभा प्रोडिजी है, जिसने मात्र 19 साल की उम्र में रूट मास्टर के शिखर को छू लिया था। पूरा शहर उसकी सुंदरता और शक्ति की प्रशंसा करता था, लेकिन उतनी ही गहरी कुछ लोगों की जलन भी थी। शायद इसी ईर्ष्या का नतीजा था कि पिछले 5 महीनों से लिलियन बिस्तर पर पड़ी है। एल्डफोर्ड परिवार के सबसे महंगे हकीमों और कीमियागरों ने दिन रात एक कर दिया, पर किसी को समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। मास्टर शाद्रक, क्या आपको कुछ पता चला कि मेरी बेटी को क्या हुआ है? सिंथिया एल्डफोर्ड ने कांपती आवाज में पूछा। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिंथिया अभी भी बहुत सुंदर दिखती थी, पर बेटी के दुख ने उन्हें तोड़ दिया था। मास्टर शाद्रक, जो उस परिवार के सबसे बेहतरीन कीमियागर थे, बेबस खड़े थे। लिलियन के शरीर में बीमारी का कोई लक्षण नहीं था, कोई चोट नहीं थी। वह बस गहरी नींद में थी, जैसे वह यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। मुझे क्षमा करें मालकिन, पर मेरी विद्या यहाँ हार गई है, शाद्रक ने सिर झुकाकर कहा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जॉन एल्डफोर्ड कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ दिख रहा था। मैंने पूरे साम्राज्य में संदेश भेज दिया है सिंथिया, जो कोई भी हमारी बेटी को ठीक करेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं लिलियन का हाथ भी उसके हाथ में सौंप दूंगा। मुझे बस मेरी बेटी जिंदा और सलामत चाहिए। सिंथिया घबरा गई, पर जॉन एशलैंड परिवार, एशलैंड फैमिली इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लिलियन का रिश्ता उनके दूसरे बेटे से तय है, हम उन्हें दुश्मन नहीं बना सकते। जॉन ने गरजते हुए कहा, भाड़ में जाए एशलैंड परिवार। जब से लिलियन बीमार हुई है, उन्होंने एक बार हाल तक नहीं पूछा। अगर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे युद्ध भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जॉन एल्डफोर्ड दिखने में दुबले थे, पर वह रूट सेंट स्तर के एक खतरनाक योद्धा थे, जिनका भाला काल बनकर टूटता था। उधर फॉरेस्ट हिल पर्वत की उस पुरानी कोठरी में आर्यन केंट ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी सिल्वर बैंगनी आंखों में सुनहरी ऊर्जा की एक बिजली सी कौंधी। 4 दिनों की निरंतर स्वॉर्ड माइंड साधना ने उसे बदल दिया था। बधाई हो मालिक, तलवार के प्रति आपकी समझ और गहरी हुई है। वर्तमान प्रगति 65%। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिर्फ 20% की बढ़ोतरी। यह मार्ग वाकई कठिन है, आर्यन बुदबुदाया। स्वॉर्ड माइंड तकनीक में उसे अपने दिमाग के भीतर हजारों युद्धों को साक्षात देखना पड़ता था। वह मानसिक रूप से तलवार चला रहा था, उन गुप्त चालों को सीख रहा था जो उसकी हड्डियों में बस रही थी। यद्यपि वह पेचीदा था, पर 100% असरदार था। अब वह बिना तलवार छुए भी उसकी आत्मा को महसूस कर सकता था। तभी आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। लगता है कुछ मेहमान आ रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर 5 सैनिक एक रथ में सवार होकर उसकी पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन को वे साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे वह उनके सामने खड़ा हो।
टॉवर, मैं इतनी दूर का दृश्य कैसे देख पा रहा हूँ? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मालिक, ये एक डिवाइन सेंस है जो रूट ब्लॉसम स्तर पर जागृत होता है। आपकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत है कि आप एक साधारण योद्धा से 10 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कमाल है। आर्यन मुस्कुराया। उसने उन सैनिकों की शक्ति का अंदाजा लगाया। वे बस प्यादे थे। कुछ ही मिनटों बाद कोठरी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मास्टर जेम्स होगन, आपको एल्ड्रिफोर्ड परिवार की ओर से तुरंत बुलावा भेजा गया है। तैयार हो जाइए। आर्यन खड़ा हुआ और अपनी पोशाक ठीक की। खेल अब शुरू होने वाला था। आर्यन केंट ने अपनी कोठरी का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आत्मविश्वास और रहस्य का मिश्रण थी। सामने 5 हथियारबंद सैनिक खड़े थे जो किसी का इंतजार कर रहे थे। सज्जनों, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है, आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मुख्य सैनिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। उसने आर्यन का हाथ तक नहीं थामा। तुम कौन हो और जेम्स होगन कहाँ है? सैनिक ने कड़वाहट से पूछा। आर्यन को उसके हाथ न मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि ताकत आने पर यही लोग झुकेंगे। मेरा नाम आर्यन है। मैं स्वर्गीय मास्टर जेम्स होगन का इकलौता और प्रिय शिष्य हूँ। आर्यन ने बिना किसी झिझक के सच उगल दिया। वह चाहता तो झूठ बोल सकता था कि मास्टर बाहर गए हैं, पर उसे पता था कि जेम्स की ताज़ा कब्र घर के पीछे ही है, इसलिए सच बोलना ही सबसे बड़ी चालाकी थी। ओह, तो हमने अपना वक्त बर्बाद किया। मास्टर ही नहीं रहे तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। चलो जवानों, सैनिक ने मुड़ते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे गुरु को क्यों ढूंढ रहे थे? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। हालांकि जेम्स की यादों की बदौलत वह सब कुछ पहले से जानता था। सैनिक रुका और बोला, एल्ड्रिफोर्ड मर्चेंट फैमिली के मुखिया को उनकी सेवाओं की जरूरत थी, पर अब जब वो नहीं रहे तो एक बच्चे से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्यों न मैं अपने गुरु की जगह ले लूं? उन्होंने मुझे अपनी सारी विद्या और गुप्त नुस्खे सिखाए हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना मेरा फर्ज है और एल्ड्रिफोर्ड परिवार की मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, आर्यन ने अपनी आवाज में वजन डालते हुए कहा। सैनिक कुछ पल के लिए ठिठका। उसने आर्यन के मजबूत शरीर और उसकी स्थिर आंखों को देखा। उसे खाली हाथ वापस जाने पर डांट पड़ने का डर था, इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें एल्ड्रिफोर्ड हवेली ले जा सकते हैं। वहाँ एक बेहद जरूरी काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे बस कुछ मिनट दीजिए ताकि मैं अपना जरूरी सामान समेट सकूं। वह अंदर गया और सबसे पहले उसने अपनी जादुई कड़ाही कॉल्ड्रन को बड़े प्यार से अपनी स्पेशल रिंग में रखा। फिर वह जेम्स के बेडरूम में गया और बिस्तर के नीचे छिपी एक शानदार तलवार निकाली। जेम्स ने इसे 70 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। यह उसके पास मौजूद सबसे कीमती हथियारों में से एक थी। इसकी धार आर्यन की पिछली प्रैक्टिस तलवार से कहीं बेहतर थी। सामान समेटकर आर्यन बाहर आया और उस शाही रथ कैरेज में सवार हो गया जहां 5 सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। रथ का प्रात शहर की ओर दौड़ने लगा। रास्ते में आर्यन को रथ के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वह बाहर निकलकर कोचवान के पास बैठ गया ताकि वह बाहरी दुनिया का नजारा देख सके। पहाड़ियां पीछे छूट रही थीं और हरियाली से भरे मैदान सामने आ रहे थे। वैसे यह एल्ड्रिफोर्ड परिवार असल में कैसा है? आर्यन ने बातचीत शुरू की। मैं बस एक अच्छा प्रभाव जमाना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी इतने रसूखदार लोगों के साथ वक्त नहीं बिताया। सैनिकों में से एक, जिसका नाम स्टीव था, बोला, काप्रात शहर में 13 बड़े व्यापारी परिवार हैं और एल्ड्रिफोर्ड उनमें से टॉप 5 में आते हैं। उनका प्रभाव पूरे साम्राज्य में है। समझ गया, मैं अपने गुरु का नाम डूबने नहीं दूंगा, आर्यन ने कहा। फिर उसने सैनिकों के चेहरे पड़ते हुए चुटकी ली। चिंता मत करो, हालांकि मैं जेम्स का चेला हूँ, पर मैं उतना बेशर्म नहीं हूँ। मतलब थोड़ा बहुत हूँ, पर मैं आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। उसकी इस बात पर सैनिकों के कठोर चेहरों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। क्या मेरे मास्टर के अलावा और भी कीमियागरों अल्केमिस्ट को बुलाया गया है? आर्यन ने अगला पत्ता फेंका। हाँ, पूरे साम्राज्य से बेहतरीन कीमियागर बुलवाए गए हैं, स्टीव ने जवाब दिया। इतने सारे कीमियागर, आखिर मामला क्या है? आप लोग कुछ जानते हैं? आर्यन ने धीरे से पूछा। सैनिक पहले तो चुप रहे, पर आर्यन के मिलनसार व्यवहार ने उन्हें बोलने पर मजबूर कर दिया। स्टीव ने फुसफुसाते हुए बताया, जॉन एल्ड्रिफोर्ड की बेटी लिलियन बहुत बीमार है। हजारों हकीम फेल हो गए, अब उन्हें किसी नए नजरिए की तलाश है, इसीलिए कीमियागरों की फौज बुलाई गई है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। जानकारी के लिए शुक्रिया। अगर मेरी वजह से वह ठीक हो गई तो इनाम में से आप लोगों का हिस्सा पक्का है। 2 दिन की यात्रा के बाद वे काप्रात शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार इतना ऊंचा और मजबूत था कि उसे पार करना किसी किले को फतह करने जैसा था। शहर के अंदर की चहल पहल, ऊंची इमारतें और चमकते बाजार देखकर आर्यन दंग रह गया। यहाँ एशलैंड नोबल फैमिली का शासन था। अंत में रथ एक विशाल हवेली के सामने रुका जो असल में कई बड़े महलों का एक समूह था। हर दीवार पर नक्काशी थी और हर कोने से अमीरी झलक रही थी। स्टीव ने कहा, लगता है हम सबसे आखिरी में पहुंचे हैं। दर्जनों रथ वहां पहले से खड़े थे। आर्यन जैसे ही हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, वहां का नजारा देख रुक गया। वहां दर्जनों कीमियागर बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड था, जैसे वे खुद को भगवान समझते हों। आर्यन के अंदर घुसते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजनबी घुसपैठिया हो। जैसे ही आर्यन एक खाली कुर्सी की ओर बढ़ा, एक कर्कश और घमंडी आवाज गूंजी, ये बच्चा कौन है? और कीमियागरों की इस पवित्र सभा में इस कलमुन्हे का क्या काम? आर्यन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में बैंगनी चमक उभर आई। खेल अब सच में रोमांचक होने वाला था। हॉल में गूंजी उस अपमानजनक टिप्पणी का आर्यन के अंत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से अपनी मेज पर रखी केतली से प्याले में चाय उंडेली और एक चुस्की ली। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह वहां मौजूद अन्य कीमियागरों को आग बबूला करने के लिए काफी था। सच तो यह था कि आर्यन स्वभाव से ऐसा नहीं था, लेकिन नफरत और प्रतिशोध की देवी वेक्सटरा के साथ पूरा 1 साल बिताने के बाद उसके व्यक्तित्व में एक दैवीय अहंकार और दबदबा आ गया था। सामान्य परिस्थितियों में वह शायद जवाब देता, लेकिन यहाँ उसने सामने वाले को मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। यह अनदेखी उस बूढ़े कीमियागर के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि एक भारी ऊर्जा और उस पर दबाव बना रही है। उस दबाव की तीव्रता से उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि सामने वाला एक पीक रूट मास्टर है जो आर्यन के वर्तमान स्तर से 2 पायदान ऊपर था। लेकिन जैसे ही उस ऊर्जा का बोझ आर्यन पर पड़ा, वह धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन के ड्रैगन ब्लड और डिवाइन सेंस के सामने ये तुच्छ दबाव कुछ भी नहीं था। आर्यन ने एक ठंडी हुंकार भरी और उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उसे डराने की कोशिश की थी। उस बूढ़े के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रूट मास्टर दबाव एक 18 साल के लड़के पर बेअसर रहेगा। बूढ़े, अपनी उम्र का लिहाज करना सीखो, आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन काट देने वाले लहजे में कहा। हर कोई तुम्हारे इस गंदे और घटिया दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा।
गंदा और घटिया शब्द सुनते ही उस बूढ़े का चेहरा गुस्से से हरा नीला पड़ गया। यह एक कीमियागर की साधना का बहुत बड़ा अपमान था। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्वर्गीय मास्टर जेम्स होगन का इकलौता शिष्य हूं। आर्यन ने अपनी पहचान उजागर की। रुको, तुम उस बेशर्म और जालसाज कीमियागर के चेले हो जो पहाड़ों में दुबक कर रहता था। एक और शख्स बोल पड़ा। यह मास्टर युआन था, जो शहर में काफी सम्मानित था, लेकिन उसकी बातों ने आर्यन के खून में उबाल ला दिया। मेरे दिवंगत गुरु का नाम सम्मान के साथ लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आर्यन की आंखें जम गईं और उसने मास्टर युआन को तिरछी नजरों से देखा। उनकी कुछ कमियां रही होंगी, पर वे तुम जैसे लोगों से कहीं श्रेष्ठ थे। वहां मौजूद मास्टर डैन और अन्य कीमियागरों के चेहरों पर नफरत फैल गई। आर्यन को जेम्स की यादों से पता था कि उसका गुरु वाकई एक नंबर का टेढ़ा इंसान था। उसने शहर के लगभग हर कीमियागर को किसी न किसी तरह चूना लगाया था और इसी डर से वह पहाड़ों में भाग गया था। आर्यन उसका बचाव करना चाहता था, पर वह जानता था कि यहाँ बहस करना आग में घी डालने जैसा है। मैं देख सकता हूँ कि आप सब मेरे गुरु से नफरत करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि वे आप सबसे बेहतर थे, आर्यन ने बड़े गर्व से कहा। लेकिन सुनिए, मैं उनका कर्ज चुकाने आया हूँ। एल्डरफोर्ड परिवार की मदद करने के बाद मैं आप में से एक एक के पास आऊंगा और जो कुछ भी उन्होंने आपसे लिया था उसे सूद समेत वापस करूंगा। हा, वाकई जैसा बाप वैसा बेटा। मास्टर डैन ठहाका मारकर हंसा। एक टपोरी कीमियागर का चेला सोचता है कि वह एक इतने बड़े व्यापारी परिवार की मदद करेगा। तुम्हारी इस बकवास का आधार क्या है? आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह संकुचित हो गईं। तुम्हें लगता है कि मैं भी उनके जैसा हूँ? शायद तुम सही हो, मैं भी उतना ही अहंकारी हूँ, लेकिन फर्क यह है कि मेरे पास उस अहंकार को सच साबित करने की ताकत है। मैं भागता नहीं हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ। तुम सब इतने कमजोर हो कि मुझे रोक भी नहीं पाओगे। हॉल में मौजूद सभी 15 कीमियागरों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। वे फटने ही वाले थे कि तभी जॉन एल्डरफोर्ड ने कमरे में प्रवेश किया। अचानक सबका ध्यान आर्यन से हटकर जॉन पर चला गया। एल्डरफोर्ड परिवार में आप सभी का स्वागत है, जॉन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी बेटी लिलियन, जो डिवाइन पैलेस सेक्ट की एक होनहार छात्रा है, पिछले 5 महीनों से एक ऐसी नींद में है जिससे वह जाग नहीं रही। हमारे सबसे अच्छे हकीम भी फेल हो गए हैं। जो उसे ठीक करेगा उसे इतना इनाम मिलेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। मास्टर युआन ने आगे बढ़कर कहा। निश्चिंत रहिए लॉर्ड एल्डरफोर्ड, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन की एक हल्की हंसी गूंजी। टीएस, तुम लोग उसे कभी ठीक नहीं कर पाओगे। तुम्हारे चेहरों पर लिखी बेवकूफी साफ बता रही है कि तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। और तुम कर लोगे? मास्टर डैन ने चिल्लाकर पूछा। बेशक, आर्यन ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मैं तुम जैसे गधों की तरह ये नहीं मान बैठा कि उसे स्लीप पैरालिसिस है। जाओ, तुम लोग अपना नाटक कर लो। सच तो यह है कि वह अगर 10 साल भी सोई रहे तो उसे कुछ नहीं होगा। उसके शरीर में जो जहर है वह उसे अगले 100 साल तक नहीं मारेगा, बशर्ते उसकी उम्र इतनी लंबी हो। क्या? जॉन एल्डरफोर्ड दहाड़ा और आर्यन की तरफ लपका। तुमने अभी क्या कहा? जहर? आर्यन बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति खड़ा हो। इतने उग्र होने की जरूरत नहीं है लॉर्ड एल्डरफोर्ड। उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और सबकी धड़कनें बढ़ाते हुए बोला। आपकी बेटी को ब्लैक सर्पेंट्स ड्रीम नाम का जहर दिया गया है। यह एक ऐसा दुर्लभ विषय है जो शिकार को एक ऐसी गहरी नींद में भेज देता है जहां कोई सपना नहीं आता। इसे पकड़ना नामुमकिन है और इसे केवल वही कीमियागर बना सकता है जिसके पास औसत से कहीं ज्यादा ज्ञान हो। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई दे जाए। कीमियागरों के पसीने छूटने लगे। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। किसे पास जाकर जांच करने की जरूरत है जब मेरे पास टॉवर का दिव्य ज्ञान है। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर कीमियागर के दिल की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। आर्यन केएन की आंखों में वही अधिक आत्मविश्वास था जिसने जॉन एल्डरफोर्ड जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी हिलाकर रख दिया था। जॉन का चेहरा उम्मीद और गुस्से के बीच झूल रहा था। क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? जॉन ने दहाड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक पिता की तड़प और एक शासक का अधिकार दोनों थे। आर्यन ने बिना पलक झपकाए उसकी नजरों का सामना किया। बिल्कुल, और मैं ये साफ कर दूं लॉर्ड एल्डरफोर्ड, यहाँ बैठे इन तथाकथित विशेषज्ञों में से कोई भी इसे कभी नहीं पकड़ पाता। ब्लैक सर्पेंट्स ड्रीम इतना दुर्लभ विषय कि इसका नाम इतिहास के पन्नों से मिट चुका है। मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगा सकता हूँ कि इनमें से किसी ने आज से पहले इसका नाम तक नहीं सुना होगा। उसने कमरे में चारों ओर एक तिरछी नजर डाली, उन बुरी कीमियागरों के चेहरों पर छाई शर्मिंदगी का आनंद लेते हुए। तो अब चुनाव आपका है। आप चाहें तो इन्हें अपने पुराने और घिसे पिटे तरीकों से प्रयोग करने दे सकते हैं, या फिर मुझे कमान सौंप सकते हैं। इस विश्व का तोड़ बनाने का ज्ञान और साहस केवल मेरे पास है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को जागते हुए देखना चाहते हैं तो आपको मुझ पर अंधविश्वास करना होगा। हॉल के कीमियागरों के तन बदन में आग लग गई, पर किसी में इतना दम नहीं था कि उसे चुनौती दे सके। जॉन एल्डरफोर्ड ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वे तुम्हारे होंगे, बस मेरी बेटी को वापस ले आओ। मास्टर युआन और उसके साथियों को समझ आ गया कि वे इस 18 साल के लड़के से हार चुके हैं। अब उनकी इकलौती उम्मीद यही थी कि आर्यन 7 दिनों में फेल हो जाए ताकि वे अपनी बची कुछ इज्जत बचा सकें। आर्यन ने अपनी चाय का प्याला एक हल्की खनक के साथ मेज पर रखा। सही फैसला लॉर्ड एल्डरफोर्ड। मुझे कुछ बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों की जरूरत होगी, ऐसी चीजें जिन्हें पाना न केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। जॉन ने तुरंत हामी भरी। सूची बताओ, वे तुम्हें 1 घंटे में मिल जाएंगी। आर्यन कुर्सी से उठा, उसकी आवाज अब पूरे हॉल में गूंज रही थी। तो तैयार हो जाइए, यह इलाज न तो सस्ता होगा और न ही आसान, लेकिन अगर आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी बेटी अगले 7 दिनों के भीतर अपनी आंखें खोल देगी। जाने से पहले आर्यन उन 15 कीमियागरों की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला। अपनी इस हार को याद रखना, और यह भी याद रखना कि इसे मास्टर जेम्स होगन के इकलौते चेले ने अंजाम दिया है। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन और जॉन एक दूसरे भव्य भवन में दाखिल हुए जहां सिंथिया एल्डरफोर्ड और उनकी दासी यूनिटी लिलियन के बेजान शरीर की देखभाल कर रही थी। ये कौन है? सिंथिया ने आर्यन के अजीबोगरीब लुक्स और उसकी उम्र को देखते हुए संदेहास्पद लहजे में पूछा। ये वही युवक है जिसका दावा है कि वह हमारी बेटी को ठीक कर सकता है, जॉन ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर शिष्टाचार निभाया। मेरा नाम आर्यन है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी बेटी की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करना चाहूंगा। सिंथिया ने खामोशी से इशारा किया और यूनिटी पीछे हट गई। आर्यन बिस्तर के करीब पहुंचा। लिलियन एक पारदर्शी और पतले गाउन में सोई हुई थी। उसकी सुंदरता किसी अप्सरा जैसी थी जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए, पर आर्यन का ध्यान उसकी बीमारी पर था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। वह सोई नहीं है, उसे कैद किया गया है, आर्यन बुदबुदाया। फिर वह पीछे हटा और उन तीनों की ओर मुड़ा। शांत हो जाइए, वह खतरे से बाहर है।
सच तो यह है कि जब से वह इस नींद में गई है वह आप सबकी एक एक बात सुन पा रही है। ये सुनकर सिंथिया और जॉन चौंक गए। तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? जॉन ने फिर पूछा। बेशक, मुझे लिखने के लिए कुछ दीजिए। यूनिटी तुरंत एक जादुई स्क्रॉल और कलम लेकर आए। आर्यन ने तेजी से 25 सामग्रियों की सूची लिखी। असल में तोड़ बनाने के लिए उसे केवल 6 चीजों की जरूरत थी, लेकिन उसने बाकी की 19 सामग्रियां अपने खुद के प्रयोगों और भविष्य की कढ़ाई के लिए मुफ्त में मंगवा ली। आखिर वह जेम्स होगन का चेला जो था, अपने सैनिकों को भेजकर ये चीजें मंगवाइए। और हाँ, मेरा सुझाव है कि उस टोली का नेतृत्व स्टीव को दीजिए, वह एक भरोसेमंद सैनिक है, आर्यन ने चालाकी से कहा। यूनिटी सूची लेकर चली गई। आर्यन ने सोते हुए लिलियन की ओर देखा और गंभीर होकर पूछा, लॉर्ड एडफोर्ड, कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? ये विष बहुत महंगा और दुर्लभ है। जॉन और सिंथिया के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आर्यन को टॉवर के डेटा से सब कुछ साफ दिख रहा था। नाम लिलियन एल्डेफोर्ड। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 9 लाइफ डिवाइन बॉडी 9 लाइफ डिवाइन बॉडी। साधना स्तर रूट मास्टर लेवल 9/9। टॉवर ने उसे बताया कि लिलियन के पास एक ऐसा दुर्लभ शरीर है जो उसे 9 बार जीवित होने की शक्ति देता है। दुश्मन उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि मौत से उसकी स्पिरिट रूट नष्ट हो जाती। वे उसे सुलाकर उसकी स्पिरिट रूट और उसकी 9 लाइफ शक्तियों को चुराना चाहते थे। खैर, जो भी हो, सुंदरियों को बिस्तर पर सोए हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए घूमना चाहिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही घंटों बाद सारी सामग्रियां हॉल में इकट्ठा हो गईं। अब आर्यन के जादुई खेल का दूसरा चरण शुरू होने वाला था। कापरात शहर की रातों में आज एक अलग ही हलचल थी। एल्डेफोर्ड हवेली के रक्षक अपनी पूरी जान लगाकर उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में जुटे थे जिनकी मांग आर्यन केंट ने की थी। रक्षकों की अटूट निष्ठा और उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि वे तमाम सामग्रियां उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हवेली पहुंच गईं। आर्यन अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की इस भाग दौड़ को देख रहा था। उसे रक्षकों की यह फुर्ती काफी पसंद आई और उसने मन ही मन तय कर लिया कि भविष्य में जब उसे अपनी साधना के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी तो वह इन्हीं वफादार रक्षकों को अपनी खास हंटर टीम के रूप में इस्तेमाल करेगा। सामग्रियां सुरक्षित रूप से पहुंचते ही आर्यन ने बिना समय गंवाए एक बिल्कुल शांत और सुरक्षित कक्ष की मांग की। हालांकि वह जो दवाई बनाने जा रहा था वह तकनीकी रूप से केवल टियर 0 टियर 0 की थी, लेकिन आर्यन इस काम को हल्के में नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि असली जादू सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं बल्कि उन्हें शुद्ध करने के तरीके में छिपा होता है। इसलिए उसने जानबूझकर जरूरत से ज्यादा सामान मंगवाया था ताकि वह अभ्यास के दौरान अपनी किमियावी की सीमाओं को परख सके और अपनी प्योरिटी लेवल को एक नए शिखर पर ले जा सके। दासी यूनिटी उसे मुख्य भवन से कुछ दूरी पर स्थित एक एकांत कमरे में ले गई। वह एक रक्षक की तरह दरवाजे पर पहरा देने लगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब तक आर्यन अपनी साधना में लीन है तब तक कोई परिंदा भी वहां पर न मार सके। एल्डेफोर्ड दंपति की चिंता और गुप्त प्रतिज्ञा। आर्यन के कमरे के अंदर जाते ही हवेली के मुख्य हॉल में जॉन एल्डेफोर्ड और उनकी पत्नी सिंथिया के बीच एक दबी हुई लेकिन गंभीर चर्चा शुरू हुई। सिंथिया की आंखों में एक मां का डर साफ झलक रहा था। उसने भारी मन से पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह अजनबी लड़का हमारी बेटी को मौत के मुंह से निकाल पाएगा? जॉन के चेहरे पर अभी भी संदेह की लकीरें उभरी हुई थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी तक तो सब कुछ उसकी बातों के अनुसार ही हो रहा है। वह इस पूरे शहर का इकलौता किमियागर है जिसने बीमारी की जड़ को सही पहचाना है, लेकिन सही इलाज करना उसकी असली काबिलियत पर निर्भर करता है। उसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। तभी सिंथिया ने जॉन को उस गुप्त वादे की याद दिलाई जो उन्होंने आर्यन से किया था। जॉन ने अपनी पत्नी की आंखों में देखते हुए स्वीकार किया कि यदि आर्यन लिलियन को पूरी तरह ठीक कर देता है तो वह अपनी बेटी का हाथ उसे सौंपने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। जॉन जानता था कि इतनी कम उम्र में ऐसा ज्ञान रखने वाला युवक साधारण नहीं हो सकता। उसका भविष्य ब्रह्मांड के सम्राट के रूप में पहले से ही तय है। किमियावी का जादू और टॉवर की खरीखोटी। कमरे के भीतर की हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। आर्यन ने अपना प्राचीन काला कड़ाहा कॉल्ड्रन निकाला और उसे जादुई आग पर गर्म करना शुरू किया। असली काम शुरू करने से पहले उसने अभ्यास के तौर पर कुछ साधारण जड़ी बूटियों का अर्क निकालना शुरू किया ताकि उसका हाथ पूरी तरह सेट हो जाए। अगर मैं इन सभी सामग्रियों को एक साथ कड़ाहे में डालकर उनका अर्क निकाल पाता तो मेरा कितना कीमती समय बचता, आर्यन ने पसीने की बूंद पोंछते हुए धीरे से कहा। तभी उसके मन की गहराइयों से टॉवर की वह भारी और ठंडी आवाज गूंजी जिसने उसे हकीकत का आईना दिखाया। मास्टर, आप कंप्लीट एक्सट्रैक्शन करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिस अत्यंत सटीक अग्नि नियंत्रण फ्लेम कंट्रोल की आवश्यकता होती है वह वर्तमान में आपके पास नहीं है। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया और मजाक में बोला, टॉवर भाई, तुम ये बात थोड़ी नरमी से भी कह सकते थे। टॉवर ने उसे 7 फ्लेम कंट्रोल और रिफाइनिंग आर्ट सीखने का सुझाव दिया। आर्यन जानता था कि वह तकनीक सीखने से उसके लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन वह अपनी वर्तमान साधना कल्टिवेशन की कमी को भी जानता था। उसके डेंटियन में ईश्वरीय ऊर्जा यिनची का विशाल भंडार तो था, पर स्पिरिट कोर के अभाव में वह उसे सीधे इस्तेमाल करने में असमर्थ था। कुछ ही समय बाद खिड़की से नीला धुआं बाहर निकलने लगा। ये प्रमाण था कि पहली दवाई तैयार है। बधाई हो मास्टर, आपने सफलतापूर्वक की गैदरिंग पिल तैयार की है। क्वालिटी एक्सीलेंट, शुद्धता 95%। आर्यन का अनएक्सपेक्टेड स्वैग और यूनिटी की बेबसी। असली अमृत बनाने से पहले आर्यन को कमरे के भीतर बढ़ते तापमान के कारण घुटन महसूस होने लगी। वह अचानक दरवाजा खोलकर बाहर आया और जैसे ही यूनिटी की नजर उस पर पड़ी वह अपनी जगह पर जम गई। आर्यन बेयर चेस्टेड बिना शर्ट के बाहर खड़ा था। आधुनिक पृथ्वी अर्थ से होने के कारण उसे हर वक्त भारी कपड़ों में लिपटे रहने की आदत नहीं थी। ऊपर से देवताओं की दुनिया में एक साल नग्न अवस्था में बिताने के बाद उसे अपनी त्वचा पर खुली हवा का एहसास ज्यादा पसंद आता था। यूनिटी की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वह चाहकर भी आर्यन के तराशे हुए 6 पैक एब्स और मजबूत बाजुओं से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है मास्टर केएन? उसने हकलाते हुए पूछा। मुझे सिर्फ केएन बुलाओ, औपचारिकता की जरूरत नहीं। आर्यन ने एक ऐसी कातिलाना मुस्कान दी जो किसी को भी मदहोश कर दे। जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? यूनिटी जैसे किसी जादुई सम्मोहन में हो, वह तुरंत पानी लाने के लिए वहां से लगभग भागती हुई निकली। टॉवर ने फिर से आर्यन के मन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मास्टर, आपकी नजर तेज है। ये लड़की वाकई साधारण नहीं है। इसके शरीर के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन ब्लडलाइन और एक सोया हुआ अनोखा संविधान छिपा है। मुझे पता है टॉवर, वह काफी दिलचस्प है, आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा और वापस कमरे के अंदर चला गया। इलाज का अंतिम चरण और महासफलता। अगले 12 घंटों तक आर्यन ने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति उस कड़ाहे पर लगा दी। 1 घंटे और 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उसने ब्लैक सरपेंट्स ड्रीम का मुख्य अमृत तैयार किया जिसकी शुद्धता 97% थी।
उसने कड़ाही की अशुद्धियों को जलाकर साफ किया ताकि बाकी दवाइयों की शुद्धता पर कोई असर न पड़े। अंत में उसके सामने 7 जादुई डिब्बियां रखी थीं, जिनमें सबसे अंतिम दवाई की शुद्धता 98% तक पहुंच गई थी। वह कपड़े पहनकर बाहर निकला, जहां यूनिटी अब भी हैरानी और उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रही थी। क्या आप वाकई इतनी जल्दी सफल हो गए? लोगों को तो कई दिन लग जाते हैं। यूनिटी की आवाज में अचरज था। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। मैं तेजी से काम करना पसंद करता हूँ, आर्यन ने लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। वे दोनों वापस लिलियन के कमरे में पहुंचे, जहां जॉन एल्डरफोर्ड उन्हें देखकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। क्या तुम सच में तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैं अपनी बातों का पक्का हूँ जॉन। अब देखिए असली चमत्कार, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और सोते हुए लिलियन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। लिलियन के आलीशान और सुगंधित शयन कक्ष में पहुंचकर आर्यन के ने सीधे उसके बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था। आर्यन ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में माहौल को तोड़ा। लॉर्ड एल्डरफोर्ड, वैसे तो मैं आप सभी का यहाँ होना पसंद करता, लेकिन इलाज की यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और जटिल है। अगले कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा कि आप मुझे लिलियन के साथ अकेला छोड़ दें। और फिक्र न करें, मैं उसे खरोंच भी नहीं आने दूंगा। जॉन और सिंथिया एल्डरफोर्ड ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। वे बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी आर्यन की आवाज ने दासी यूनिटी के कदमों को रोक लिया। मुझे एक सहायक की जरूरत होगी, आर्यन ने यूनिटी की ओर एक तिरछी नजर डालते हुए कहा। यूनिटी समझ गई कि वह उसी की बात कर रहा है। वह बिना किसी सवाल के बिस्तर की ओर वापस मुड़ गई, जबकि जॉन और सिंथिया भारी मन से कमरे से बाहर चले गए। लिलियन के साथ पहला जादुई स्पर्श और सस्पेंस। कमरे में अब सिर्फ आर्यन, यूनिटी और बेहोश लिलियन थे। आर्यन ने यूनिटी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए निर्देश दिया, उसका सिर थोड़ा ऊपर उठाओ ताकि मैं उसे ये दिव्य अमृत पिला सकूं। यूनिटी ने कांपते हाथों से लिलियन को सहारा दिया। आर्यन ने अपनी बनाई हुई 7 डिब्बियों में से पहली निकाली और उस अद्भुत अमृत को पानी में घोल दिया। जैसे ही वह तरल दवा तैयार हुई, पूरे कमरे में एक अलौकिक खुशबू फैल गई। आर्यन ने बड़े अधिकार के साथ अपना एक हाथ लिलियन के कोमल और ठंडे गाल पर रखा। उस स्पर्श में एक अजीब सी जादुई गर्मी थी। उसने कोमलता से लिलियन का जबड़ा खोला और धीरे धीरे दवा उसके गले में उतार दी। दवा पिलाने के बाद आर्यन ने यूनिटी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, वह कुछ ही घंटों में जाग जाएगी, लेकिन याद रखना, अभी किसी और को मत बुलाना। जब वह आंखें खोले तो सबसे पहले मुझे खबर करना। आर्यन ने 7 दिन का समय मांगा था, पर वह जानता था कि वह उसे तुरंत होश में ला सकता है। वह बस लिलियन के साथ कुछ वक्त प्राइवेट में बिताना चाहता था ताकि वह उस पर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ सके जिसे वह कभी न भूल पाए। लिलियन की वापसी और दिल की धड़कनें। करीब 18 घंटे बाद लिलियन के बिस्तर से अचानक खांसने की आवाज आई। पास ही बैठी यूनिटी तुरंत लिलियन के पास पहुंची। छोटी मालकिन, आप जाग गईं। यूनिटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लिलियन ने 5 महीने बाद पहली बार अपनी लंबी पलकें झपकाईं। यूनिटी, क्या हुआ मुझे? लिलियन ने बेहद कमजोर आवाज में पूछा। जब उसे पता चला कि वह 5 महीनों से जहरीली नींद में थी, तो वह दंग रह गई। जब यूनिटी भागती हुई आर्यन के पास पहुंची, तो टॉवर ने उसे पहले ही सतर्क कर दिया था। आर्यन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर वह सिग्नेचर कातिलाना मुस्कान थी। लिलियन की नजरें जैसे ही आर्यन पर पड़ी, वह उसे देखती ही रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आकर्षक, ताकतवर और प्रभावशाली युवक कभी नहीं देखा था। खुशी हुई कि तुम वापस आ गई हो, आर्यन ने लिलियन की आंखों में झांकते हुए कहा। क्या आप ही मास्टर केयंत हैं? लिलियन ने शर्माते हुए पूछा। सिर्फ केयंत बुलाओ, मास्टर कहने से मैं बुरा महसूस करता हूँ, आर्यन खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी ने न केवल लिलियन बल्कि यूनिटी के दिल को भी धड़का दिया। आर्यन के मन में कई शरारती विचार चल रहे थे, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी शक्तियों डिवाइन पावर हैंड का इस्तेमाल करने के बजाय अपने शब्दों से उन्हें जीतेगा। 6 दिनों का हरेम जासूसी खेल। अगले 6 दिनों तक हवेली में एक अजीब सी हलचल थी। आर्यन ने बाकी की 6 दवाइयां लिलियन को दी और निर्देश दिया कि वह कमरे के अंदर ही रहे। इन 6 दिनों में लिलियन और यूनिटी के बीच सिर्फ एक ही चर्चा का विषय था, रहस्यमय केंद्र। लिलियन ने आर्यन के बारे में हर छोटी बड़ी बात यूनिटी से उगलवा ली। इतना ही नहीं, वे दोनों अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके छिपकर आर्यन को कसरत करते और तलवार चलाते हुए देखती थीं। आर्यन की मजबूत मांसपेशियां और उसका बेपरवाह अंदाज देखकर लिलियन उसके आकर्षण के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने देखा कि आर्यन ने अपनी तलवारबाजी को एडेप्ट स्टेज तक पहुंचा दिया है। 7वें दिन जब आर्यन आखिरी जांच के लिए आया, तो उसने बड़े हक से लिलियन के माथे पर अपना हाथ रखा। उस स्पर्श ने लिलियन के पूरे शरीर में बिजली जैसी दौड़ पैदा कर दी। मुबारक हो, जहर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, आर्यन ने कहा। शुक्रिया केयंत, लिलियन ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए यूनिटी की ओर मुड़कर देखा। 2 दिन बाद तुम मुझे शहर घुमाओगी, यह मेरा आदेश है। आर्यन के बाहर जाते ही लिलियन ने यूनिटी का हाथ पकड़कर घोषणा की, यूनिटी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं पिताजी से कहूंगी कि मुझे इस इंसान की औरत बनने की अनुमति दे। यूनिटी ने भी धीरे से मुस्कुराकर कहा, मालकिन, वह है ही इतना सेक्सी कि कोई भी मना नहीं कर पाएगी। लिलियन नहीं जानती थी कि उसके पिता ने यह सौदा पहले ही कर लिया है। बाद में लिलियन खुद तैयार होकर अपने माता पिता के सामने पहुंच गई, जिसे देखकर वे दोनों पूरी तरह दंग रह गए। कापरात शहर के एक बेहद आलीशान और विलासिता से भरे कमरे में एक महिला को अपने चेहरे पर मेकअप की भारी परतें चढ़ाते हुए देखा जा सकता था। वह केवल मेकअप नहीं कर रही थी, बल्कि रंगों और पेंट की मदद से अपने चेहरे को पूरी तरह से नया रूप दे रही थी। यह महिला डेजी एशलन थी, कापरात शहर के शासक लॉर्ड डेव एशलन की दूसरी पत्नी। देव की 5 पत्नियों और अनगिनत रखेलों में डेजी सबसे शातिर, बुद्धिमान और मेकअप वाली खूबसूरती की रानी मानी जाती थी। अचानक कमरे के एक अंधेरे कोने में एक साया उभरा और गुप्तचर की आवाज गूंजी। मालकिन, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। डेजी ने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या बात है? लिलियन एल्डरफोर्ड होश में आ गई है। गुप्तचर की इस बात ने डेजी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने हैरान होकर पूछा। केयंत नाम का एक नया कीमियागर अल्केमिस्ट कुछ दिन पहले ही शहर में आया है। उसने दावा किया है कि वह उस बेशर्म कीमियागर का शिष्य है जो पहाड़ों में छिप गया था। उसी की दवा से लिलियन पूरी तरह ठीक हो गई है, गुप्तचर ने बताया। डेजी ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उस कीमियागर के बारे में हम क्या जानते हैं? वह युवा है और उसकी कल्टीवेशन केवल लेवल 3 रूट ब्लॉसम स्टेज की है, गुप्तचर ने जवाब दिया और पूछा कि क्या उसे लॉर्ड देव को खबर देनी चाहिए। डेजी ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद उन्हें बताऊंगी। तुम वापस जाओ। एशलैंड हवेली का काला रहस्य और खौफनाक आदेश। कुछ देर बाद डेजी एक दूसरी भव्य इमारत में पहुंची, जिसे दुर्लभ पत्थरों से बनाया गया था जो हवा से स्पिरिचुअल चीख को सोख लेते थे। वहां का वातावरण ऊर्जा से भरा हुआ था। डेजी एक कमरे के सामने रुकी जहां से एक महिला की चीखें और सिसकियां आ रही थीं।
लॉर्ड डेव एशलैंड अपनी तीसरी पत्नी विडा के साथ कामुकता के चरम पर था। डेजी ने बिना दस्तक दिए दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। विडा ने चिल्लाकर कहा, डेजी, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो विडा, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, अपनी हवस से बाहर निकलो और बात सुनो, डेजी ने कड़क आवाज में कहा। लॉर्ड डेव, जो अभी भी विडा के साथ लिप्त था, खबर सुनते ही रुक गया। लिलियन एल्डरफोर्ड होश में आ गई है, किसी नए कीमियागर ने उसे बचा लिया है, डेजी ने धमाका किया। ये सुनते ही डेव ने इतना जोरदार झटका दिया कि विडा दर्द से कराह उठी। डेव तुरंत विडा को छोड़कर डेजी की ओर बढ़ा। क्या तुम पक्का कह रही हो? हाँ, एल्डरफोर्ड हवेली में हमारे जासूस ने ये रिपोर्ट दी है, डेजी ने कहा। हमें कुछ करना होगा, हम उस स्पिरिट रूट को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। हमने इसमें बहुत निवेश किया है। डेव ने मुट्ठी भींचते हुए विडा को आदेश दिया, अपने उस नालायक बेटे को एल्डरफोर्ड परिवार के पास भेजो और लिलियन से शादी का प्रस्ताव रखो। और इस नए कीमियागर का क्या? डेजी, जैसे ही वह हवेली से बाहर निकले, मेरे आदमी उसे खत्म कर दें। दरअसल कापरात शहर में लिलियन के पास इकलौती प्लेटिनम ग्रेड स्पिरिट रूट थी। एशलैंड परिवार ने उसे जहर देकर सुलाया था ताकि एल्डरफोर्ड परिवार मजबूर हो जाए और वे लिलियन की वो शक्ति चुराकर अपनी बेटी को दे सकें। लेकिन आर्यन केएंथ के आने से उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया था। आर्यन की जीत और यूनिटी के साथ नई यात्रा। उधर एल्डरफोर्ड हवेली में आर्यन अपनी तलवारबाजी में स्वॉर्ड अडेप्ट स्टेज हासिल कर चुका था। वह शहर घूमने निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे लॉर्ड जॉन एल्डरफोर्ड ने बुलाया। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा फिर से शुक्रिया केएंथ। यह मेरे पूरे परिवार पर एक बड़ा उपकार है, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, जॉन, आर्यन ने अपनी उसी बेपरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया। जॉन ने आर्यन को एक मखमली थैली थमाई। आर्यन ने उसे पकड़ा और टॉवर ने तुरंत गिना। उसमें 1000 स्पिरिट स्टोन्स थे, जो करीब 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। आर्यन के पास अब अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए ढेर सारा पैसा था। शुक्रिया जॉन, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। मैं चाहता हूं कि यूनिटी मुझे शहर घुमाए। मैं कापरात शहर का पूरा अनुभव लेना चाहता हूं, आर्यन ने पास खड़ी यूनिटी की ओर देखते हुए कहा। जॉन थोड़ा झिझका, क्या तुम पक्का कह रहे हो? यूनिटी केवल लेवल 4 रूट मास्टर है। अगर तुम चाहो तो मैं बड़े योद्धाओं को तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। मुझे अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है जॉन, मुझे बस एक अच्छी गाइड चाहिए और यूनिटी का साथ मुझे पसंद है। आर्यन ने तिरछी नजर से यूनिटी को देखा, जो लिलियन के पास खड़ी शर्म से लाल हो रही थी। जॉन ने आदेश दिया और जल्द ही आर्यन और यूनिटी एक बेहद खूबसूरत रथ में सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े। आर्यन को अंदाजा भी नहीं था कि रथ के पीछे एशलैंड परिवार के हत्यारे साय की तरह उसका पीछा करना शुरू कर चुके हैं। हवेली के अंदर जॉन और उसका परिवार अब एक ऐसी चर्चा में जुट गया था जिसका केंद्र केवल और केवल आर्यन था। एल्डरफोर्ड हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे क्या चर्चा चल रही थी, इससे बेखबर आर्यन केएंथ यूनिटी के साथ एक शानदार रथ में सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में आर्यन अकेले जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके दिमाग में एक मास्टरमाइंड प्लान चल रहा था। वह यूनिटी को परखना चाहता था और उसे अपने हरीम का हिस्सा बनाना चाहता था। आर्यन जानता था कि पिछले कुछ दिनों से यूनिटी और लिलियन उस पर चिपकर नजर रख रही थी। टॉवर की ओवर प्रोटेक्टिव शक्तियों की वजह से आर्यन उनकी हर एक फुसफुसाहट सुन सकता था। वह समझ गया था कि लिलियन की तरह यूनिटी भी उसके प्यार में गिर चुकी है, लेकिन आर्यन के बेपरवाह अंदाज की वजह से वह अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। टॉवर ने आर्यन को एक और चौंकाने वाली बात बताई थी, यूनिटी की क्षमता लिलियन से भी कहीं ज्यादा थी। बस उसकी प्राचीन ब्लडलाइन और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक सोए हुए थे, जिस वजह से वह लेवल 4 मास्टर स्टेज पर अटकी थी। आर्यन ने तय कर लिया था कि वह यूनिटी को अपनी दूसरी पत्नी बनाएगा और अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। रथ के अंदर का तनाव और आर्यन का कातिलाना अंदाज। हवेली से शहर तक का सफर 45 किलोमीटर लंबा था, जो एक बिल्कुल सुनसान और एकांत रास्ते से होकर गुजरता था। रथ में सन्नाटा था, सिवाय घोड़ों की टापों के। रथ के अंदर आर्यन ने गौर किया कि यूनिटी बुरी तरह सच थी। वह आर्यन की आंखों में देखने से कतरा रही थी और खिड़की के बाहर देखने का नाटक कर रही थी ताकि उसकी शर्मिंदगी छिप सके। यूनिटी, तुम खुद को टॉर्चर क्यों कर रही हो? आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं, यूनिटी ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। चलो, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम बेहद खूबसूरत हो और मैं तुम्हारी इस प्यारी सी सूरत को घंटों निहार सकता हूँ, आर्यन ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। यूनिटी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी आर्यन ने एक चाल चली। यूनिटी, तुम्हारी ड्रेस थोड़ी ऊपर चढ़ गई है और मुझे तुम्हारी जांघें साफ दिख रही हैं। ये सुनते ही यूनिटी घबराकर अपनी ड्रेस ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यन उसे छेड़ रहा था। इससे पहले कि यूनिटी कुछ कह पाती, आर्यन ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ा और उनका चेहरा एक दूसरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने लिलियन से क्या कहा था कि अगर केएन तुम्हारे बिस्तर पर आ जाए तो तुम उसे अपनी पूरी ताकत से रिझाओगी? यूनिटी की सांसें थम गईं। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा भी वही प्लान है, जब तुम मेरे बिस्तर पर होगी तो मैं तुम्हारी मासूमियत को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। यूनिटी ने थूक गटका, उसके शरीर की पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। सिस्टम का नया मिशन, सुनसान राह का आनंद। तभी आर्यन के दिमाग में टॉवर की आवाज गूंजी, डिंग। नया मिशन प्राप्त हुआ, प्लेजर ऑन द रोड। मिशन ये था कि अगले 10 मिनट के अंदर आर्यन को यूनिटी को चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंचाना था। इनाम में उसे इंस्टेंट किलिंग डिस्क मिलने वाली थी। आर्यन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, टॉवर, बस मेरा जादू देखो। उसने यूनिटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कोमलता से कहा, यूनिटी, खुद को मत रोको। लिलियन की तरह तुम भी एक औरत हो, अपनी इच्छाओं का गला मत घोंटो। यूनिटी ने धीरे से आर्यन के हाथ को दबाया, यह उसकी रजामंदी थी। आर्यन की हथेली सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी डिवाइन पर्वर टच स्किल एक्टिवेट की और यूनिटी के कंधों की मालिश शुरू की। इस जादुई स्पर्श ने यूनिटी के पूरे शरीर को पिघला कर रख दिया। आर्यन ने धीरे धीरे उसके गाउन को ढीला किया और अपनी एक और गुप्त तकनीक सेक्रेड ब्रेस्ट मसाजिंग आर्ट का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे ही आर्यन के गर्म हाथों ने यूनिटी के अंगों को छुआ, उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। ममम आ, यूनिटी की मदहोश कर देने वाली आवाजें पूरे रथ में गूंजने लगीं। रथ का ड्राइवर बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने घोड़ों की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि अंदर चल रहे इस जादू में कोई खलल न पड़े। चरम सुख और आर्यन की जिम्मेदारी। महज 2 मिनट की जादुई मालिश के बाद यूनिटी का शरीर कांपने लगा। उसकी बरसों की रुकी हुई इच्छाएं बांध तोड़कर बाहर आ गईं। ओह, लगता है तुम्हारा बांध टूट गया, आर्यन ने हांफती हुई यूनिटी की आंखों में देखते हुए कहा। यह सब आपकी गलती है, यूनिटी ने मदहोशी में जवाब दिया। तो फिर मुझे इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा और यूनिटी के पैरों के बीच अपनी जगह बनाई।
उसने धीरे से यूनिटी के वस्त्रों को किनारे किया जहां एक गुलाबी और नम गुफा उसका इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि यूनिटी कुछ समझ पाती, आर्यन की जीभ ने अपना काम शुरू कर दिया। यूनिटी के गले से एक जोरदार चीख निकली जो पूरे सुनसान रास्ते पर गूंज उठी। रथ के ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए रथ को लगभग रोक ही दिया क्योंकि वह जानता था कि यह खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। आर्यन केएन की जादुई जीभ यूनिटी के शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में गहराई तक उतर चुकी थी। यूनिटी की मदहोश कर देने वाली सिसकियां और आहें रथ के बंद दरवाजों को चीरकर बाहर गूंज रही थीं। उसकी आवाज में एक ऐसा नशा था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था, लेकिन बाहर बैठा रथ का ड्राइवर बिल्कुल बेअसर दिख रहा था। वह सालों से बड़े बड़े रईसों को ले जा चुका था और ऐसी आवाजें उसके लिए रोज की बात थीं। रथ के अंदर आर्यन एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था जिसे डिवाइन टंग डांसिंग आर्ट कहा जाता था। यह कोई साधारण कला नहीं थी, बल्कि इसे इस तरह बनाया गया था कि यह न केवल शरीर को उत्तेजित करती थी बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचकर उसे झकझोर देती थी। आर्यन की जीभ जैसे ही यूनिटी के सबसे खास केंद्र पर टकराई, यूनिटी का पूरा अस्तित्व जैसे पिघल गया। महज 2 मिनट के भीतर ही यूनिटी का बांध दूसरी बार टूट गया। उसके शरीर से निकले प्रेम रस ने आर्यन के चेहरे और मुंह को सराबोर कर दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे चाटा और निगल लिया। आर्यन, जिसने आधुनिक दुनिया में न जाने कितने एडल्ट वीडियो शूट किए थे, इन सब पलों में माहिर था। उसे इस बात का जरा भी संकोच नहीं था कि वह कहाँ है। उसे बस सालों की उस कमी को पूरा करना था जो उसने कल्टीवेशन की कमी की वजह से झेली थी। 3 मिनट और बीते और यूनिटी तीसरी बार चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंच गई। सिस्टम का मिशन तो उसे 10 मिनट में 2 बार संतुष्ट करना था, लेकिन आर्यन ने महज 5 मिनट में उसे 3 बार उस जादुई दुनिया की सैर करा दी थी। आर्यन का विशाल ड्रैगन और यूनिटी का समर्पण। तुम तो बहुत ज्यादा भूखी निकली, जबकि बाहर से तुम खुद को रोक रही थी, आर्यन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। यूनिटी ने शर्म से लाल होते हुए जवाब दिया, ये सब आपकी गलती है। आर्यन ने एक शरारती मुस्कान दी और खड़ा हो गया। रथ इतना बड़ा था कि वह बिना सिर टकराए खड़ा हो सकता था। उसने अपने वस्त्र त्यागे और उसके शरीर का वह विशाल ड्रैगन जाग उठा। यूनिटी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वाकई इतना बड़ा होता है? उसने हकलाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसके साथ खेलना चाहोगी? आर्यन ने उसे चुनौती दी। यूनिटी ने हिम्मत जुटाई और अपना चेहरा उस विशाल छड़ के पास ले गई। उसने अपनी जुबान से उसका स्पर्श किया। हालांकि वह बिल्कुल नहीं थी और उसे अनुभव नहीं था, लेकिन वह अपना पूरा जोर लगा रही थी। आर्यन की सिसकियां भी अब रथ के अंदर गूंजने लगी थीं। अगले 20 मिनट तक यूनिटी ने अपनी पूरी कला दिखाई। आर्यन ने जब महसूस किया कि वह अपने चरम पर है, तो उसने उसे अपने दिव्य अमृत डिवाइन मिल्क से नहलाने का फैसला किया। वह अमृत किसी तोप के गोले की तरह यूनिटी के मुंह और गले में उतरा। यूनिटी ने एक योद्धा की तरह उसे निगल लिया। एक दासी से पत्नी बनने का सफर। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शरारती हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। यूनिटी ने धीरे से अमृत निगला और फिर से उसके ड्रैगन को सहलाने लगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम डर रही हो कि यह तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा? यूनिटी हिचकिचाई। नहीं, डर नहीं है, बस मैं एक मामूली दासी हूँ। अगर आप मुझे अपनी औरत बनाएंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। एक महान कीमियागर का रुतबा मेरे जैसी मामूली लड़की के साथ रहने से गिर जाएगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मेरी नजरों में तुम मेरी औरत हो। मुझे दुनिया की परवाह नहीं। जब तुम मेरी बन जाओगी तो मैं तुम्हारा रुतबा इतना बढ़ा दूंगा कि दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। तो बताओ, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? यूनिटी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, मैं आपकी बनना चाहती हूँ। टॉवर का नया डेस्टिनी चैलेंज। तभी टॉवर ने फिर से मजे लेते हुए एक नया मिशन जारी किया, क्वेस्ट डेस्टिनी चेंजर। मिशन ये था कि आर्यन को यूनिटी के साथ संभोग करना है और उसे अपनी ऊर्जा छोड़ने से पहले 7 बार 7 टाइम्स चरम सुख तक पहुंचाना है। इनाम में उसे स्पिरिट स्टोन मल्टीप्लाई कार्ड और अप्रेजर्स आई मिलने वाले थे। बहुत अच्छे टॉवर, अब मुझे इसकी आत्मा तक को झकझोरना होगा, आर्यन ने सोचा। बिना किसी देरी के उसने खुद को यूनिटी के अंदर धकेला। यूनिटी का शरीर इतना टाइट था कि वह चीख उठी। आर्यन का ड्रैगन उसकी दीवारों को फैला रहा था। कुछ सेकंड बाद उसकी कौमार्य की दीवार वर्जिनिटी बैरियर टूट गई और यूनिटी के दर्द भरे कराहों ने जगह ले ली। आर्यन ने अपनी डिवाइन पर्वर टच स्किल का इस्तेमाल किया जिससे यूनिटी का दर्द तुरंत सुखद सिसकियों में बदल गया। रथ अब झटकों के साथ हिलने लगा था और सुनसान सड़क पर केवल उनकी मदहोश कर देने वाली आवाजें गूंज रही थीं। बाहर खड़ा रथ का ड्राइवर अब अपनी घबराहट और बढ़ती धड़कनों पर काबू नहीं पा रहा था। रथ जिस पागलों की तरह हवा में झूल रहा था और जिस तरह उसकी लकड़ियां चरमरा रही थी, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तय किया कि वह रथ से काफी दूर चला जाए, क्योंकि अंदर से आने वाली यूनिटी की मदहोश कर देने वाली सिसकियां और आर्यन के मर्दाना प्रहारों की गूंज किसी भी आम इंसान के संयम को रेत की दीवार की तरह दहाने के लिए काफी थी। उसने मन ही मन बस ये दुआ की कि उसका सबसे पसंदीदा रथ इस भीषण प्रेम युद्ध को सह जाए और टुकड़े टुकड़े न हो जाए। रथ के भीतर का नजारा किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा था। आर्यन ने यूनिटी की एक सुडौल टांग अपने मजबूत कंधे पर टिकाए और बिना किसी दया के प्रहार करना शुरू किया। उसका विशाल ड्रैगन हर बार यूनिटी की गहराइयों को इस तरह छू रहा था जैसे कोई विजेता किसी किले को फतह कर रहा हो। यूनिटी की आहें अब रथ की दीवारों से टकराकर वापस गूंज रही थी, जो एक मधुर और कामुक संगीत की तरह पूरे माहौल में नशा घोल रही थी। 7 मिनट का भीषण संघर्ष और पहला झरना। ठीक 7 मिनट की निरंतर और तीव्र मेहनत के बाद आर्यन ने महसूस किया कि यूनिटी का शरीर अब बेकाबू होकर कांपने लगा है। उसकी जांघें जकड़ गई थीं और उसकी आंखें नशे में पीछे की ओर मुड़ने लगी थीं। केयन, यह आ रहा है, मैं अब और नहीं रुक सकती। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई और अगले ही पल उसके शरीर से प्रेम रस का फव्वारा फूट पड़ा। पूरे रथ में एक मीठी और मादक खुशबू फैल गई। आर्यन एक पल के लिए थमा, उस गर्माहट को अपनी खाल पर महसूस किया और फिर बिना उसे संभलने का मौका दिए अपनी जादुई गति को दोगुना कर दिया। 5 मिनट और बीते और यूनिटी फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके शरीर से निकला रस अब आर्यन के बदन पर पसीने के साथ चमक रहा था। नया अंदाज और मास्टरमाइंड का जादुई खेल। आर्यन ने अब एक नई चाल चली। उसने यूनिटी को घुमाया और उसे डॉगी पोजीशन में खड़ा कर दिया। खिड़की से आती रोशनी में यूनिटी का चमकता हुआ पिछला हिस्सा आर्यन को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था। आर्यन ने अपनी जादुई जीभ का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह साफ किया और फिर बड़े गौरव के साथ अपना विशाल ड्रैगन दोबारा अंदर धकेल दिया। रथ अब इतनी तीव्रता से हिलने लगा कि ड्राइवर को लगा कि कोई भूकंप आ गया है, लेकिन अंदर आर्यन अपनी ही दुनिया में खोया था। उसने अब यूनिटी को अपने ऊपर काउगर्ल पोजीशन में बिठाया। यूनिटी अब अपनी पूरी ताकत और नजाकत के साथ आर्यन की सवारी कर रही थी। आर्यन अपनी आंखों के सामने अपनी मर्दानगी का यह अद्भुत खेल देख रहा था, एक ऐसा दृश्य जो उसने पृथ्वी पर एडल्ट फिल्मों के निर्देशक के रूप में केवल कैमरे के पीछे देखा था, लेकिन आज वह खुद उसका महानायक था।
केयंत, फिर से मुझे और दो। यूनिटी ने तीसरी, चौथी और फिर पांचवी बार चरम सुख प्राप्त किया। आर्यन ने उसे एक रिवर्स काउगर्ल में भी आजमाया, जहां वह यूनिटी की कमर के लिटकों झटकों को देख सकता था। आर्यन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, वह इस जीवन के हर एक अवसर को निचोड़ लेना चाहता था। अंतिम प्रहार, 9 प्रहारों का राजा, 9 थ्रस्ट डॉगी किंग। आर्यन ने अब अपनी सबसे गुप्त और शक्तिशाली तकनीक 9 थ्रस्ट डॉगी किंग का आह्वान किया। ये तकनीक शरीर की ऊर्जा को सीधा आत्मा के साथ जोड़ देती थी। पूरे 45 मिनट के इस भीषण और सुखद महासंग्राम के बाद यूनिटी 7वीं बार चरम सुख के बाद लगभग सुध बुध खोकर देर हो गई। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसका भी ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार है। अगले एक पूरे मिनट तक आर्यन ने अपने दिव्य अमृत की मूसलाधार बारिश से यूनिटी की गहराई को पूरी तरह लबालब भर दिया। जब खेल खत्म हुआ तो दोनों हाँफते हुए रथ के फर्श पर गिर पड़े। तभी आर्यन की आंखों के सामने जादुई सिस्टम की नीली खिड़की चमकी। बधाई हो, आपने पर्याप्त तीन ऊर्जा सोख ली है। आपका वर्तमान स्तर रूट ब्लोसम लल 4, आपका वर्तमान स्तर रूट ब्लोसम लल 5, आपका वर्तमान स्तर रूट ब्लोसम लल 6। आर्यन दंग रह गया, महज एक सेशन में 3 लेवल अप। टॉवर ने मजे लेते हुए उसे समझाया, मास्टर, जितनी ज्यादा ताकतवर महिला होगी और जितनी बार आप उसे 7 आसमानों की सैर कराएंगे, आपकी कल्टिवेशन उतनी ही तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। यूनिटी का समर्पण और देवी से गुप्त संपर्क। जब आर्यन अपनी थकान मिटाकर फर्श पर बैठा तो उसने देखा कि यूनिटी अब भी पूरी तरह से आर्यन के नशे में चूर थी। वह फर्श पर गिरी हुई दिव्य ऊर्जा की बूंदों को अपनी उंगलियों से इकट्ठा कर रही थी। इसका स्वाद किसी अमृत जैसा है, केंत, उसने शर्माते हुए कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी अपनी ताकत भी जाग रही है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना ड्रैगन फिर से उसके सामने किया और वह दोबारा उसे अपनी सेवा में लेने लगी। इसी बीच आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसके पास देवी वेक्सट्रट से संपर्क साधने के लिए केवल 4 मिनट बचे थे। उसे देवी से बहुत कुछ पूछना था, अपनी बढ़ती हुई शक्तियों और इस रहस्यमय दुनिया के अगले खतरनाक मोड़ों के बारे में। अगले ही पल आर्यन का मानसिक साया देवी के सामने खड़ा था। अब क्या नया खुलासा होने वाला था? उधर दूर गॉडवेल डेवलोप की अनंत ऊंचाइयों में देवी वेक्सट्रट अपने महल की बालकनी में बैठी थी। उसने अभी अभी ताज़ा कॉफी का एक प्याला तैयार किया था और उसे पीने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक जाना पहचाना जादुई स्पंदन महसूस हुआ। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। आर्यन केंत ने उससे संपर्क साधा था। लेस देन हेलो मेरी शुगर गॉडेस, कैसी हो तुम? ग्रेटर देन आर्यन की आवाज उसके मन में गूंजी। वेक्सट्रा की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं ठीक हूँ केंत, और तुम्हारा क्या हाल है? अपनी नई जिंदगी के मजे लूट रहे हो? लेस देन बिल्कुल। सच तो यह है कि तुम्हारी होने वाली छोटी बहन को मेरा छोटा ड्रैगन बहुत पसंद आ रहा है, ग्रेटर देन आर्यन ने मजाक में कहा, जिसे सुनकर देवी वेक्सट्रा के गालों पर हल्की लाली छा गई। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे ये बताने के लिए याद नहीं किया कि तुम्हें ओरल सर्विस मिल रही है, वेक्सट्रा ने चुटकी ली। नया मास्टर प्लान और सिस्टम का लूपहोल। आर्यन अब गंभीर हो गया। लेस देन नहीं, दरअसल मैंने एक थ्योरी खोजी है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे सीधे बहुत कुछ नहीं दे सकती क्योंकि दुनिया के कानून, लॉज ऑफ नेचर मुझे सजा देंगे। मुझे उसका एक तोड़ मिल गया है। ग्रेटर देन आर्यन ने विस्तार से समझाया कि वह अब अपनी हरेम में दूसरी सदस्य जोड़ रहा है। चूंकि वह यूनिटी की प्रोफाइल देख सकती है, इसलिए वेक्सट्रा जो कुछ भी आर्यन को देना चाहती है वह यूनिटी के प्रोफाइल में डाल सकती है। फिर आर्यन हरेम सिस्टम के जरिए यूनिटी से वो शक्तियां अपने पास ले लेगा। इस तरह दुनिया के कानून उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। वेक्सट्रा की आंखें चमक उठी। इसका मतलब मैं तुम्हें वो सारी जादुई तकनीकें दे सकती हूँ जो मैं देना चाहती थी। और बताओ, मेरी नई बहन कौन है? लेस देन उसका नाम यूनिटी है, बहुत ही प्यारी लड़की है। तुम अगले 5 मिनट तक उससे बात करके उसे जान सकती हो। इस बीच मुझे एक बेहतरीन तलवारबाजी की तकनीक और उसे एक कल्टीवेशन तकनीक दे दो, ग्रेटर देन आर्यन ने निर्देश दिया। वेक्सट्रा बेहद खुश थी। उसने मॉडर्न अर्थ की तरह अपने घर में टोस्टर और कॉफी मशीन लगा रखी थी। वह अब इंसानी जिंदगी का पूरा लुत्फ ले रही थी। यूनिटी का समर्पण और हरेम में आधिकारिक प्रवेश। रथ के अंदर यूनिटी अपनी पूरी निष्ठा के साथ आर्यन की सेवा में जुटी थी। वह अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहती थी। करीब 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन ने अपना दिव्य भार यूनिटी के गले में उतार दिया। यूनिटी ने मुस्कुराते हुए सब कुछ स्वीकार किया। आर्यन ने अब गंभीर होकर यूनिटी की आंखों में झांका। यूनिटी, क्या तुम आधिकारिक तौर पर मेरी औरत बनना चाहती हो और मेरी हरेम में शामिल होना चाहती हो? हाँ, मैं दिल से यह चाहती हूँ, यूनिटी ने बिना पलक झपकाए कहा। आर्यन ने उसे चेतावनी दी, सुनो, हरेम में पहले से ही एक सदस्य है, लेकिन वह तुम्हारी और मेरी तरह इंसान नहीं है। वह एक देवी है जो देवलोक में रहती है। यूनिटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक देवी? क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, और जैसे ही तुम हरेम का हिस्सा बनोगी वह तुम्हें एक गॉड लेवल तकनीक देगी। जैसे ही आर्यन ने आदेश दिया, आधा टू द हारिम, यूनिटी को अपने पेट के निचले हिस्से में तेज जलन महसूस हुई। वहां एक चमकदार और जटिल टॉवर का टैटू उभर आया। अगले ही पल देवी वेक्सट्रा की आवाज उसके मन में गूंजी। यूनिटी सन रह गई। वह साक्षात एक देवी से बात कर रही थी। नया कौशल, टेलीपोर्टेशन। तभी आर्यन के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका। बधाई हो, आपने हरेम की दूसरी सदस्य को जोड़ा है, यूनिटी हपक। आपको यूनिटी का एक विशेष कौशल प्राप्त हुआ है, टेलीपोर्ट। आर्यन ने इसके विवरण देखे। ग्रेट अर्थ रैंक ए। प्रभाव, जब तक आपके पास स्टेमिना है आप हर 10 मीटर के अंतराल पर लगातार टेलीपोर्ट कर सकते हैं। बस आपको उस जगह को देखना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। शानदार, दुश्मनों को चौंकाने के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। आर्यन का नया स्टेटस, शक्ति का विस्फोट। आर्यन ने अपने स्टेटस पेज पर नजर डाली। 3 लेवल अप होने की वजह से उसके पास अब 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 60,000 टॉवर पॉइंट्स जमा थे। उसने बिना देरी किए पॉइंट्स को इस तरह बांटा। स्टेमिना जोड़ 100, अब वह घंटों बिना थके लड़ और प्यार कर सकता था। स्ट्रेंथ जोड़ 50, एजिलिटी जोड़ 50। जैसे ही पॉइंट्स जुड़े, आर्यन ने अपने शरीर में शक्ति का एक जबरदस्त सैलाब महसूस किया। उसकी ताकत, गति और सहनशक्ति अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। 4 मिनट बाद यूनिटी ने देवी वेक्सट्रा से अपनी बातचीत खत्म की। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक और सुकून था। उसने आर्यन की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, शुक्रिया केंत, आपने मुझे इस पूरी कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दिया है। यूनिटी की आंखों में सच्चाई और समर्पण देख आर्यन केंत मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। देवी वेक्सट्रा ने उसके मन में जो भी बातें डाली थी, यूनिटी ने उन्हें अपने दिल की गहराई में उतार लिया था। लगता है तुम्हारी और वेक्सट्रा की ट्यूनिंग काफी अच्छी हो गई है, आर्यन ने मजाक में कहा।
यूनिटी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, सिस्टर एक्स्ट्रा सबसे अच्छी हैं। उन्होंने मुझे एक डिवाइन ग्रेड कल्टिवेशन तकनीक दी है जो खास तौर पर सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है। आर्यन दंग रह गया। इस निचली दुनिया लोअर वर्ल्ड में लोग एक लीजेंडरी तकनीक के लिए युद्ध लड़ लेते हैं और यहाँ यूनिटी को सीधे डिवाइन ग्रेड की शक्ति मिल गई थी। इस दुनिया में ग्रेड्स कुछ इस तरह थे: मॉर्टल, एपिक, रेयर, अर्थ, हेवन, लीजेंडरी, मिस्टिकल, प्रिमोडियल, डिवाइन, एंशिएंट, सुप्रीम और सेलेस्टियल। यूनिटी का भविष्य अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। नई शक्ति, हेवन एनिहिलेशन स्ट्राइक। आर्यन ने खुद के लिए जो तकनीक चुनी थी उसका नाम था हेवन एनिहिलेशन स्ट्राइक। ये भी एक डिवाइन ग्रेड की युद्ध कला थी जिसे उसकी तलवारबाजी को निखारने के लिए बनाया गया था। इसके 7 रूप थे जिनमें से पहला था रैपिड स्लैश। यह उसे बिजली की रफ्तार से तलवार चलाने और उसमें अपनी जादुई आभा स्वॉर्ड ऑर्डर भरने की शक्ति देता था। आर्यन को समझ आ गया था कि हरेम सिस्टम का लूपहोल उसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तकनीकें दिला सकता है। बस उसे अपनी हरेम में और भी ताकतवर परियां जोड़नी होंगी। अंकल ड्रू और कल्चर वाला ड्राइवर, क्या यात्रा जारी रखने से पहले एक राउंड और हो जाए? आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ यूनिटी के बदन को देखते हुए पूछा। यूनिटी ने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल ड्रू बहुत चिढ़ जाएंगे। ये अंकल ड्रू कौन है? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। रथ का ड्राइवर, यूनिटी ने कहा। आर्यन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि वह बुरा ड्राइवर भी बड़े कल्चर वाला इंसान है जिसने उनकी प्राइवेसी के लिए रथ रोक दिया था। आर्यन ने आधे घंटे का एक और छोटा सेशन किया और फिर वे तैयार होकर शहर की ओर बढ़े। शहर पहुंचते ही आर्यन ने अंकल ड्रू को 50 शाइनिंग स्पिरिट स्टोन्स, करीब 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिए। अंकल ड्रू की आंखें खुशी से चमक उठीं। दो प्रेमियों को घुमाने के बदले उसे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं थी। यूनिटी शर्म के मारे रथ के पीछे छिपी खड़ी थी। कापरात शहर का अद्भुत नजारा। जैसे ही वे शहर के मुख्य बाजार में दाखिल हुए, आर्यन का स्वागत शोर शराबे और गमागमी ने किया। वहां की रौनक देखने लायक थी। बाजार में हर कोई अपनी जादुई चीजें बेचने के लिए चिल्ला रहा था। ताज़ा स्पिरिट फल, कल्टीवेशन बढ़ाएं, टॉप ग्रेड तावीज, राक्षसों से सुरक्षा पाएं, दुर्लभ जड़ी बूटियां, किमियागरों के लिए सुनहरा मौका, आध्यात्मिक ऊर्जा वाली तलवारें, हर लड़ाई के लिए तैयार। आर्यन को ये जगह अपनी पुरानी यादों से कहीं ज्यादा बेहतर लगी। उसके गुरु की बदमाशी की वजह से उसे कभी शांति से बाजार घूमने का मौका नहीं मिला था। आर्यन को उन कोठों ब्रॉथल्स का रास्ता भी पता था जहां उसका गुरु जाया करता था, लेकिन अब बगल में यूनिटी और हवेली में लिलियन के होते हुए उसे उन जगहों की कोई जरूरत नहीं थी। राजकुमार जैसा आर्यन और जलती हुई परियां। बाजार में चलते हुए आर्यन सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। 1 साल तक देवी वेक्स्ट्रा के साथ बिताए गए उन अंतरंग पलों और उसकी इन ऊर्जा के असर से आर्यन का लुक किसी परिलोक के राजकुमार जैसा हो गया था। उसकी आंखें और बाल इतने आकर्षक थे कि रास्ते में खड़ी लड़कियां उसे देखकर सरेआम लार टपका रही थीं। यूनिटी को जलन महसूस हुई। लगता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां आपकी दीवानी हो रही हैं। आर्यन ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो प्रिय, वे सिर्फ देख सकती हैं, पा नहीं सकती। वे एक बड़ी किमियागरी की दुकान एल्केमी स्टोर पर पहुंचे। आर्यन को टियर 0 की 120 दवाइयां बनानी थी ताकि वह अपनी स्किल्स बढ़ा सके और टियर 1 और टियर 2 की ओर बढ़ सके। उसने दुकानदार को जड़ी बूटियों की एक लंबी लिस्ट थमाई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुलाया। दुकान जड़ी बूटियों की सौंधी खुशबू से भरी हुई थी। आर्यन अब अपने अगले बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहा था, पैसा कमाना और अपनी शक्ति को अगले स्तर पर ले जाना। जड़ी बूटियों की दुकान की मालकिन लीजिंग ने आर्यन, केएन और यूनिटी को चाय की पेशकश की, जिसे आर्यन ने एक दिलकश मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। आखिर उसे और यूनिटी को पिछले कुछ घंटों की मेहनत के बाद गले को तर करने की सख्त जरूरत थी। यूनिटी ने भी आर्यन का अनुसरण करते हुए चाय का प्याला थाम लिया, हालांकि उसका चेहरा भी पिछली यादों से हल्का गुलाबी था। जेंटलमैन, आपकी यह लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लीजिंग ने लिस्ट पर नजर डालते हुए कहा। मुझे इसमें से जितनी भी सामग्रियां मिल सके सब चाहिए, और आप मुझे केएन बुला सकती हैं, आर्यन ने बड़े बेपरवाह और शाही अंदाज में जवाब दिया। लीजिंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को गोदाम से निकालने में 4 से 8 घंटे लग सकते हैं। आर्यन ने बिना झिझक 100 स्पिरिट स्टोन्स 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एडवांस के तौर पर मेज पर रख दिए। लीजिंग आर्यन के सुंदर चेहरे और उसके रईसाना अंदाज से काफी प्रभावित हुई। वे 7 घंटे बाद वापस आने का वादा करके दुकान से बाहर निकल आए। पहली डेट और शहर की रौनक। अब कहाँ चलें? यूनिटी ने पूछा। चलो पहले लंच करते हैं, क्योंकि उन रोमांचक पलों के बाद मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आर्यन ने शरारत से कहा, जिससे यूनिटी एक बार फिर शर्म से पानी पानी हो गई। बाजार में खड़ी लड़कियां जो आर्यन को दुकान के अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक एकटक निहार रही थी, यूनिटी को इतनी करीब देखकर जलन से भुन उठी। यूनिटी उन्हें ट्वाइलाइट स्टार रेस्टोरेंट ले गई। वहां अगले 2 घंटे उन्होंने लजीज खानों का लुत्फ उठाया। आर्यन के गुरु की यादों में सिर्फ कोठों और शराब खानों के पते थे, इसलिए एक सभ्य रेस्टोरेंट का अनुभव आर्यन के लिए बिल्कुल नया और सुखद था। इसके बाद उन्होंने शहर घूमा और आर्यन ने अपने और यूनिटी के लिए ढेर सारे नए और महंगे कपड़े खरीदे। यूनिटी ने मना किया, पर आर्यन ने उसकी एक न सुनी। उसने खुद पर 10 और यूनिटी पर 30 स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। वह जानता था कि यूनिटी सिर्फ उसकी दासी नहीं बल्कि उसकी होने वाली पत्नी है और वह उसे किसी राजकुमारी की तरह सजाना चाहता था। देवी वेक्स्ट्रा ने भी यूनिटी को जो कल्टीवेशन तकनीक दी थी, वह धीरे धीरे यूनिटी के शरीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत में ढाल रही थी। 99% शुद्धता का धमाका और सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस। घूमते हुए 5 घंटे बीत चुके थे। आर्यन ने यूनिटी से पूछा, मुझे कुछ दवाइयाँ पिल्स बेचनी है, कोई अच्छी जगह बताओ। यूनिटी ने पेशेवर अंदाज में पूछा, उनकी शुद्धता प्योरिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ शुद्धता के हिसाब से दुकानें बदल जाती हैं। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, सबसे कम 75% है और सबसे ज्यादा 99%। यूनिटी के कदम वहीं थम गए। क्या 99% शुद्धता वाली टियर 0 पिल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, सच है। मेरे पास 4 ऐसी पिल्स हैं जिनकी शुद्धता 99% है, 2 98% वाली और 1 91% वाली। ये सभी की गैदरिंग पिल्स हैं, आर्यन ने गर्व से बताया। यूनिटी सन रह गई। एक 75% शुद्ध की गैदरिंग पिल कल्टीवेशन की रफ्तार को 30 गुना बढ़ा देती है, तो 99% वाली क्या करेगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उसने तुरंत फैसला सुनाया, तुम्हें इन्हें सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस में बेचना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े रईस, व्यापारी और संप्रदायों सेक्ट्स के नेता आते हैं। वे इसके लिए किसी भी हद तक बोली लगा सकते हैं। नीलाम घर का शाही दरवाजा और नया खतरा। वे शहर की सबसे भव्य इमारत के सामने पहुंचे। सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस की दीवारें सफेद पॉलिश किए हुए पत्थरों से बनी थीं, जिन पर सोने और चांदी की नक्काशी थी। खंभों पर पौराणिक युद्धों के दृश्य उकेरे गए थे। इमारत से अमीरी और ताकत की महक आ रही थी। आर्यन के गुरु ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी जगह का मुंह नहीं देखा था।
जैसे ही आर्यन और यूनिटी उन ऊंचे दरवाजों की ओर बढ़े, दो लंबे चौड़े अंगरक्षकों ने अपनी भारी तलवारें आड़ी कर दी और उनका रास्ता रोक लिया। अंगरक्षकों की ठंडी नजरें आर्यन के साधारण लिबास भले ही नए थे पर उनके पास अभी तक कोई वीआईपी टोकन नहीं था पर टिकी थी। क्या आर्यन अपनी जादुई पिल्स के दम पर अंदर जा पाएगा या फिर उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा? नीलाम घर के मुख्य द्वार पर खड़े दोनों रक्षक ऊंचे और चौड़े थे। उनके पॉलिश किए हुए कवच धूप में चमक रहे थे। उनके चेहरों पर एक घमंडी मुस्कान थी जो साफ बता रही थी कि उन्हें अपनी ताकत और ओहदे पर कितना गुमान है। सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस कोई मामूली जगह नहीं थी। ये पूरे साम्राज्य के कई शहरों में फैला एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य था और यहाँ काम करने वाला हर शख्स खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता था। यहीं रुक जाओ, एक रक्षक ने अपनी भारी आवाज में कहा। यह जगह हर किसी के अरे गरे के अंदर आने के लिए नहीं है। यूनिटी ने अपनी भव्य सिकुड़ी और दृढ़ता से कहा, हम यहाँ कुछ बहुत कीमती चीज बेचने आए हैं। वह पहले कई बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हमेशा एल्डफोर्ड परिवार के साथ। आज पहली बार उसे गेट पर रोका गया था, जिससे उसे समझ आया कि बिना किसी बड़े नाम के यहाँ घुसना कितना मुश्किल है। दूसरा रक्षक ठहाका मारकर हंसा, कीमती? यहाँ आने वाला हर भिखारी यही कहता है। क्या तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र या सिफारिशी पत्र है? बिना लेटर, नो एंट्री। यूनिटी ने एल्डफोर्ड परिवार का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रक्षकों ने सबूत मांग लिया। चूंकि उसके पास उस वक्त परिवार का कोई आधिकारिक प्रतीक एम्ब्लम नहीं था, रक्षकों ने उसे बुरी तरह चिढ़क दिया। आर्यन का मास्टर स्ट्रोक और गार्ड्स की बोलती बंद। आर्यन केंट ने एक गहरी सांस ली। वह देख रहा था कि यूनिटी काफी हताश महसूस कर रही है। वह शांति से आगे बढ़ा। हमारे पास कोई पत्र तो नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वह खुद अपनी गवाही देगी। रक्षक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, अच्छा, और वो क्या है? आर्यन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने अपनी स्पेस रिंग से 99% शुद्धता वाली की गैदरिंग पिल निकाली। जैसे ही उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच ऊपर उठाया, सूरज की रोशनी उस पिल की बेदाग सतह पर पड़ी। पिल से एक दिव्य और अलौकिक चमक निकलने लगी, जिससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि रक्षक उसे अनदेखा नहीं कर सके। रक्षक अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखों में घमंड की जगह खौफ और अचंभे ने ले ली। मुझे लगता है कि यह अंदर जाने के लिए काफी कीमती होगी, आर्यन ने शांत भाव से कहा। रक्षकों ने एक दूसरे की ओर घबराकर देखा और तुरंत रास्ता छोड़ दिया। उनकी आवाज अब बहुत विनम्रता से भरी थी, कृपया अंदर पधारें। मैनेजर अलीना और संदेह का माहौल। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, भव्य रिसेप्शन एरिया में मैनेजर अलीना ने उनका स्वागत किया। सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस में आपका स्वागत है। मैं मैनेजर अलीना हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना और अपनी प्रेमिका यूनिटी का परिचय दिया। अलीना ने यूनिटी की ओर एक जलन भरी निगाह डाली और फिर आर्यन की ओर मुड़ी। आर्यन का कल्टिवेशन लेवल केवल रूट ब्लॉसम लेवल 6 था, इसलिए अलीना को उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन आर्यन के गॉडली लुक्स की वजह से उसने अपनी बदतमीजी दबाए रखी। मैं यहाँ 8 टियर 0 पिल्स बेचने आया हूँ। एक 75% शुद्ध है, एक 91%, 2 95% और 4 पिल्स 99% शुद्ध हैं, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। अलीना के चेहरे का रंग उड़ गया। 99% शुद्धता? वह बुदबुदाई। पिछले 16 सालों में इस ऑक्शन हाउस में 99% शुद्धता वाली कोई पिल नहीं आई थी। उसे लगा कि शायद आर्यन बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अप्रेजल का फैसला और नया जादुई रिवॉर्ड। अलीना उन्हें तुरंत अप्रेजल काउंटर पर ले गई, जहां एक अनुभवी अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। अलीना ने उसे पिल्स की जांच करने को कहा। उस विशेषज्ञ ने मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक पिल को बारीकी से देखा। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो चमत्कार है। शुद्धता का स्तर बिल्कुल सही है, 75%, 91%, 95% और हाँ, ये 4 पिल्स वाकई 99% शुद्ध हैं। इस टीम में ऐसी क्वालिटी मिलना नामुमकिन है। विशेषज्ञ की आवाज में हैरानी साफ थी। अलीना का नजरिया तुरंत बदल गया। वह आर्यन को पूरे सम्मान और आदर के साथ देख रही थी। आपने वाकई कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। ये पिल्स असाधारण हैं। मैं खुद इन्हें अपनी देखरेख में हैंडल करूंगी। आर्यन को विशेषज्ञ की तेजी देखकर हैरानी हुई। तभी टॉवर ने उसके दिमाग में चुटकी ली। मास्टर, आप भी किसी भी चीज या औरत की क्वालिटी को एक नजर में परख सकते हैं। बस आपको अपने मिशन का रिवॉर्ड अप्रेजर्स आय क्लेम करना होगा। आर्यन मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसके पास अभी 3 रिवॉर्ड्स पेंडिंग हैं। अलीना ने उन्हें अपने ऑफिस की ओर ले जाना शुरू किया ताकि वे आगे की डील फाइनल कर सकें। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।